देख लेता हूँ रूटीन, और वो जो नर्वस टिश्यू आप लोगों का छूटा हुआ है वो मैं पढ़ा दूंगा। बस 1 मिनट में चेक कर लूँ कल मेरे शाम को कितने लेक्चर्स हैं। कल शाम को मैं पढ़ा दूंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अभी सुन लीजिए जो बच्चे हैं, फिर बाद में नहीं कहिएगा कि सर आपने बताया नहीं था पहले। मैं एक लेक्चर पहले बताता हूँ आपको, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैसेज मिल जाएगा, MS टीम पे भी मैसेज चला जाता है, आप लोग देखते नहीं है और फिर कहते हैं कि सर आपने बताया नहीं। तो कल बुधवार है ना, वेडनेसडे है, वेडनेसडे को कल आपका लेक्चर लगा हुआ है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वेडनेसडे वेडनेसडे। ठीक है, कल प्रोबेबली 6 बजे से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। कल हो सकता है 6 बजे से मैं आप लोगों को आपका जो टॉपिक छूटा हुआ है वो मैं पढ़ा के ख़त्म करूँ। रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है मैंने कुछ। अच्छा, मैं देख रहा हूँ ना कि रिकॉर्डिंग के लिए बच्चे बहुत सारे मैसेज और कॉल कर रहे हैं। ये गलत है। आप लोग पहले प्रॉब्लम नहीं था जब रिकॉर्डिंग नहीं करते थे, तो अब अचानक से सारे बच्चे कहते हैं कि सर रिकॉर्डिंग ऑन कर दो। कभी लाइट प्रॉब्लम, कभी इंटरनेट प्रॉब्लम। रिकॉर्डिंग नहीं अवेलेबल रहेगा, मैं 24 घंटे में रिकॉर्डिंग डिलीट कर दिया करूँगा। रिकॉर्डिंग के लिए सख्त मना किया गया है। आपको नहीं पता है तो कॉर्पोरेट का रूल ही है, इंडिया के किसी भी सेंटर पे लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं होते हैं हमारे। बड़ा ही रेयर है कि आप लोग अब इस चीज़ को बच्चे ना लाइटली लेते हैं कि हाँ टीचर रिकॉर्डिंग कर दे। अब कहीं पता चला कि किसी के साथ घूम ही रहे हैं, कॉल कर दिया कि हाँ सर रिकॉर्डिंग ऑन कर दो प्लीज़ सर, प्रॉब्लम है। पता चला किसी के साथ घूम रहे हैं, घर वालों कह रहे हैं कि हाँ भाई क्लास अटेंड करो, तो अरे तो रिकॉर्डिंग है, ये बाद में आके कवर कर लेंगे। ये गलत चीज़ें हैं, इस चीज़ को मैं प्रमोट नहीं करूँगा। आप क्लास छोड़ते हो ये आपकी प्रॉब्लम होगी। रिकॉर्डिंग बस 1-2 लेक्चर के लिए है, ऐसा नहीं है कि मैं रिकॉर्डिंग हमेशा ऑन रखूँगा। मैंने इस चीज़ का कॉन्सिक्वेंस देखा है, कोई ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है। क्लास होती तब क्या करते। खैर, पढ़ते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए। रुक जाइए 1 सेकंड, रुक जाइए बस। क्या पढ़ा रहा था मैं आप लोगों को, बैच है बायोमोलिक्यूल्स GMD4। GMD4 वाले बच्चे आए हैं आज या नहीं आए हैं? यस सर। यस अरे सर। भाई यस तुम सर लोग का आए। सिलेबस पहुंच चुका है, बहुत आगे पहुंच चुका है। तुम लोग पता नहीं क्लास कितने दिन से छोड़े हुए थे। अब चलो देख लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं। अच्छा 1 सेकंड रुक जाइए, स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में मैंने कॉलिन आप लोगों को पढ़ाया था, है ना? डिराइव्ड लिपिड में, सॉरी कॉन्जुगेट लिपिड में आप लोगों को पढ़ा रहा था। चलिए आगे चलते हैं। क्लासेस अटेंड कीजिए प्रॉपरली। अभी तुरंत न्यूक्लिक एसिड हम लोग पढ़ेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि लिपिड अब ऑलमोस्ट खत्म ही है। देख लेते हैं और क्या क्या लिपिड में पढ़ाना है। एक बार जरा बस मैं चेक कर लूं कि लिपिड में और क्या क्या है आखिर। एक सेकेंड बस। फॉस्फोलिपिड मैंने पढ़ाया था, ठीक है। चलो फॉस्फोलिपिड मैंने ये पढ़ा दिया, ठीक है। फॉस्फोलिपिड में मैंने आपको बताया था कि फॉस्फेट लगा होता है। एक स्पेशल टाइप का फॉस्फोलिपिड आपके सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है जिसका नाम है लेसिथिन, और उसमें मैंने बताया था कि कॉलिन मॉलिक्यूल भी पाया जाता है। थोड़ा सा और फॉस्फोलिपिड के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग, मोर अबाउट। इसके बाद अगला कॉन्जुगेट लिपिड पढ़ेंगे, मोर अबाउट फॉस्फो। एक सेकेंड, इसकी थोड़ी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हुई है। मोर अबाउट फॉस्फोलिपिड। देखो ये जो मोर अबाउट फॉस्फोलिपिड पढ़ा रहे हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस ऐसे जान लीजिए। देखिए फॉस्फोलिपिड के 3 टाइप होते हैं। फॉस्फोलिपिड का 3 टाइप होता है। क्या क्या, तो पहले तो फॉस्फोलिपिड के बारे में जानिए होता क्या क्या है। तो फॉस्फोलिपिड में आपको पता है कि 3 चीजें होती हैं। एक तो होता है फॉस्फेट, एक होता है फॉस्फेट, दूसरा होता है आप सबको पता है अल्कोहल, एक अल्कोहल होता है, और तीसरा होता है फैटी एसिड। अल्कोहल और फैटी एसिड मिलके लिपिड बनाते हैं और उसमें फॉस्फेट लगा होता है। कह रहा है इसका पहला जो टाइप है ना सर, इसका जो फर्स्ट टाइप है, ध्यान दीजिएगा, उसको हम लोग कहते हैं फॉस्फोग्लिसराइड। देखो ग्लिसराइड में तुम सबको पता है कि ग्लिसराइड मैंने कहा है, इसका मतलब अल्कोहल कौन सा होगा बोलो तो? अल्कोहल कौन सा होगा? ग्लिसरॉल होगा, ठीक है। ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल होगा। इसकी एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल तुम पढ़े हो, जस्ट पढ़े हो, लेसिथीन पढ़े हो। हालांकि लेसिथीन में फॉस्फेट, अल्कोहल यानी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के अलावा भी कुछ था। क्या था तो जरा बताइए तो? हैव
कॉलिन था, याद है कॉलिन था, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। यस। ठीक, एन कंटेनिंग कंपाउंड। कह रहा है सर ये तो पहला टाइप है जो आप ऑलरेडी पढ़ा चुके हो, इसका दूसरा टाइप जानिए। इसका जो सेकंड टाइप है वो है फॉस्फो आयोनो, ध्यान दीजिएगा, आयोनोसाइटाइड्स। अब फॉस्फो आयोनोसाइटाइड्स में क्या है कि फॉस्फेट होगा, अल्कोहल होगा, फैटी एसिड चेन होंगे। यहाँ पे जो अल्कोहल होता है वो एक दूसरा अल्कोहल होता है, वो होता है इनोसाइटोल। इनोसाइटोल होने की वजह से अल्कोहल का नाम है, इसलिए इसको हम लोग फॉस्फो आयोनोसाइटाइड्स कहते हैं। इसके बाद जो थर्ड है उसका नाम है फॉस्फो स्फिंगो साइड्स। फॉस्फोस्फिंगोसाइड्स क्या, फॉस्फेट तो होगा ही होगा, यहाँ पे जो अल्कोहल होता है वो एक अमाइनो अल्कोहल होता है, उसमें अमाइन ग्रुप भी होता है, उसको स्फिंगोसाइन कहते हैं। अमाइनो अल्कोहल है, अमाइनो अल्कोहल है, ये हो गया, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस तरह के जो हमारे फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ये हमारे माइलिन सीथ में पाए जाते हैं। अब ये बात हो गई हमारे तीन टाइप के फॉस्फोलिपिड की, बस इतना ही है फॉस्फोलिपिड, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सबको समझ समझ में आया फॉस्फोलिपिड का ये तीनों टाइप, बोलिए। यस सर। यस यस सर। सर। अच्छा, एक और चीज समझिए, आपका जो सेल मेम्ब्रेन है ध्यान ये है आपके आपके एनसीईआरटी में है, नीट में है, आप जानते हैं नीट में पूछा भी जाएगा ये। हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फॉस्फोलिपिड ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आपके सेल मेम्ब्रेन का फॉस्फोलिपिड, इसके बारे में हम पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, सेल मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड के बारे में अगर बताऊं तो आप सबने पढ़ा है कि वो कुछ ऐसा होता है, एक हेड होता है, एक छोटा सा नेक होता है और दो टेल लगे होते हैं। कह रहा है सर दिस इज हेड, दिस इज हेड, दिस इज नेक एंड दिस इज टेल। ये टेल है, तीन चीजें होती हैं। कह रहा है सर इसके बारे में बताओ थोड़ा डिटेल में। तो जानते हो, नेक है ग्लिसरॉल, नेक ग्लिसरॉल है, इससे OH लगा होता है, उस दोनों OH से ऊपर फॉस्फेट लगा होता है एक OH से, और बाकी दोनों OH से फैटी एसिड लगा होता है। तो आप देख रहे हैं कि नेक ग्लिसरॉल की तरह काम कर रहा है, नीचे दो फैटी एसिड टेल्स हैं और ऊपर फॉस्फेट लगा हुआ है। कह रहा है सर हम लोग इतनी बात तो समझ ही जाते हैं कि ये जो फैटी एसिड के चेन है, हालांकि ये नंबर में दो होते हैं फैटी एसिड के चेन, आपको पता है कि फैटी एसिड के चेन फैट्स है, वो फैटी है, सिंपल फैट है, उसको पानी से नफरत है, हाइड्रोफोबिक होगा, होगा या नहीं होगा, बोलो तो हाइड्रोफोबिक। यस सर। और इस फॉस्फेट वाला जो एंड है, ध्यान दीजिएगा, ये एंड जो है ये है हाइड्रोफिलिक, ये एंड है हाइड्रोफिलिक। आप देख रहे हैं आपके सेल मेम्ब्रेन के एक ही पार्ट में ऊपर हाइड्रोफिलिक पार्ट है, नीचे हाइड्रोफोबिक टेल है, क्योंकि इसमें दोनों चीजें एक साथ मौजूद होती है, हम लोग कहते हैं देयरफॉर ये है। एम्फी का मतलब होता है बोथ, इसको एक खा एम्फी, जैसे एम्फीबियन कहते हो, पानी में भी रहता है लैंड पे भी रहता है, इसको हम लोग कहते हैं कि एम्फीपैथिक नेचर का है। कौन एम्फीपैथिक नेचर का है, चलिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन छोटा करके लिखूंगा। हाँ, एम्पीपैथिक इन नेचर, ध्यान रखिएगा ये एम्पीपैथिक होता है नेचर में। समझ में आ गई बात सबको, एम्पीपैथिक को डबल अपोस्ट्रोफी एस के अंदर बंद कीजिएगा। कह रहे ठीक है सर, एक और बात जानिए, इसमें जो अगर मैं बताऊं, इसका जो हेड वाला हिस्सा होता है ये पोलर होता है, जबकि टेल वाला हिस्सा जो है ये नॉन पोलर होता है, क्योंकि इसको पानी से नफरत है। अब इसके एक ही हिस्से में पोलर और नॉन पोलर पार्ट दोनों होते हैं, जब एक ही मॉलिक्यूल के पोलर एंड भी हो, नॉन पोलर एंड भी हो, इसीलिए इसको कहते हैं एम्फी। एम्फी का मतलब बोथ, दोनों चीजें हैं। और इसको एक खास नाम देते हैं हम लोग कहते हैं कि ये एम्फिएटिक है, एम्फिएटिक है नेचर में। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एम्फीपैथिक एंड एम्फिएटिक। एम्फिएटिक means the cell membrane has got both polar and non-polar part, while the amphipathic means the cell membrane has got both hydrophilic and hydrophobic part। I hope आपको समझ में ये बात बड़े ही आराम से आ गया है, बताइए। यस सर। यस यस सर। सर। सुनिए, अब क्या कह रहा है कि सर फॉस्फोलिपिड आपने बहुत ज्यादा पढ़ा दिया। हमने देखा था कॉन्जुगेट लिपिड का पहला टाइप था फॉस्फोलिपिड, दूसरे टाइप्स भी अगर मैं आपको पढ़ाऊं तो इसका जो दूसरा टाइप है, ध्यान दीजिएगा, वो है
ग्लाइकोलिपिड, कहने की जरूरत नहीं है, लिपिड के साथ लगा होगा कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए इसका अरेंजमेंट, पहले तो लिपिड बनाइए। तो लिपिड, अगर सिंपल लिपिड आपको मैं बनाने के लिए कहूँ तो आप एक काम करो, ग्लिसरॉल ले लो। इसके पास 3 OH होते हैं, 3 OH होते हैं। एक काम करो, इधर 2 OH पे तुम फैटी एसिड जोड़ दो, फैटी एसिड जोड़ दो, इधर भी फैटी एसिड जोड़ दो 2 OH पे। अब ये कहलाएगा लिपिड। और एक काम करो, एक OH पे तुम्हारा मन है तो कोई कार्बोहाइड्रेट जोड़ दो, जैसे गैलेक्टोज जोड़ दो, तो तुम देख रहे हो दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट। तो तुमने लिपिड के साथ क्या जोड़ दिया है, कार्बोहाइड्रेट जोड़ दिया है। बस इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। इसमें लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट होता है। समझ में आया बात सबको, बोलिए। Yes, sir. ऐसे ही इसका C नंबर टाइप होता है, उसको हम लोग लाइपोप्रोटीन कहते हैं, लाइपोप्रोटीन कहते हैं। इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, लाइपोप्रोटीन में, इसमें फॉस्फोलिपिड के साथ, ध्यान दीजिएगा, इसमें फॉस्फोलिपिड के साथ प्रोटीन भी लगा होता है। तो बस इतना ही जानना है, फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन। अगर इसी तरह से क्रोमोलिपिड होगा तो उसमें पिगमेंट के साथ क्या लगा होगा, लिपिड लगा होगा। समझ में आई बात। तो इसी तरह से आप अपना ये कंपाउंड लिपिड कर लीजिएगा। मेन इसमें फॉस्फोलिपिड था, वो समझ में आ गया सबको। Yes, sir. Yes, Yes, sir. चलो चलो, अब आते हैं आगे। फॉस्फोलिपिड के बाद हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया लिपिड के 3 टाइप होते हैं। एक तो होता है सिंपल लिपिड, वो पढ़ लिया हमने। दूसरा कॉन्जुगेट लिपिड भी पढ़ लिया। तीसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसका थर्ड टाइप पढ़ने जा रहे हैं। वो थर्ड टाइप क्या था, याद कीजिए तो, derived lipids. डेराइव्ड Derived लिपिड्स। lipids. ठीक, देखिए डेराइव्ड लिपिड्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका सबसे पहला, डेराइव्ड लिपिड के कई सारे टाइप हैं, इसका जो सबसे पहला टाइप है उसका नाम है स्टेरॉइड्स। क्या नाम है जरा बताइए तो। Steroids. स्टेरॉइड, कह रहे हैं स्टेरॉइड्स क्या होते हैं सर। तो पहली बात जानो, स्टेरॉइड में कोई फैटी एसिड नहीं पाया जाता है, फैटी एसिड चेन नहीं पाया जाता है। तो फिर स्टेरॉइड को तुम लिपिड में क्यों रख रहे हो। कह रहा है एक्चुअली सर ये लिपिड जैसा बिहेवियर शो करता है, प्रॉपर्टी शो करता है, बावजूद इसके कि इसके पास फैटी एसिड नहीं है। अभी तक आपने जितने लिपिड पढ़े हैं उसमें फैटी एसिड था, इसमें फैटी एसिड नहीं होता है, लेकिन लिपिड जैसा बिहेवियर शो करता है, इसलिए इसको कहते हैं कि ये लिपिड जैसा है, डेराइव्ड लिपिड है। ये क्या है, इनके पास दे डू नॉट हैव फैटी एसिड चेन्स, इनके पास फैटी एसिड चेन्स नहीं होते हैं, बट आर इंक्लूडेड इंक्लूडेड इन lipids because they show लिपिड लाइक प्रॉपर्टी। इनमें लिपिड लाइक प्रॉपर्टी होती है, बिकॉज दे शो लिपिड लाइक प्रॉपर्टीज, इसीलिए इसको हम लोग लिपिड के अंदर पढ़ते हैं। कह रहा है सर कुछ और नहीं बताओगे, बताते हैं। जैसे आपने पढ़ा था कि फैटी एसिड जो फैट बना रहा था, तो फैटी एसिड क्या था, लॉन्ग स्ट्रेट चेन था कार्बन का। इसमें लॉन्ग स्ट्रेट चेन नहीं पाया जाता है, इसमें रिंग्स पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंस्टीड ऑफ इंस्टीड ऑफ इंस्टीड ऑफ straight fatty acid chain, straight, जरा रुक जाओ, instead of a straight fatty acid chain, they have 4 fused carbon rings। अब आप कहिएगा सर थोड़ा फिगर बना के दिखाओ। जैसे मान लीजिए ये एक रिंग है, फॉर एग्जाम्पल, इसी से लगा हुआ है मान लीजिए एक दूसरा रिंग। चलिए थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए, आप कह रहे हो कि सर थोड़ा अच्छे से समझाओ सर, तो जैसे मान लीजिए ये एक रिंग है, इनमें स्ट्रेट चेन ना हो कि उनकी जगह पे रिंग्स पाए जाते हैं। ये एक दूसरा रिंग है, मान लीजिए इसी रिंग के साथ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो मान लीजिए कि एक काम कीजिए, पहले तो एक सेकंड रुक जाइए। 4 रिंग बना रहे हैं ना हमें, तो एक, मान लीजिए इससे दूसरा रिंग लगा हुआ है 2, मान लीजिए इसी से तीसरा कोई रिंग लगा हुआ है 3, मान लीजिए इससे कोई चौथा रिंग लगा हुआ है। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4, और ये कार्बन वाला रिंग है, मतलब हर पॉइंट्स पे कार्बन लगे हुए हैं। तो इस तरह के 4 फ्यूज रिंग्स पाए जाते हैं, सारे फ्यूज रहते हैं। आपको स्टेरॉइड पहचानना है तो सिंपली आप पहचान सकते हो उसमें 4 रिंग होंगे कार्बन के।
बस बात खत्म। हालांकि उसका नाम भी होता है, वो आपको नहीं पढ़ना है, उतना क्या कीजिएगा, जान के याद रखना पड़ता है बहुत सारा चीज। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि स्टेरॉइड है, ठीक है, हम समझ गए स्टेरॉइड क्या है। रिंग देख लिया हमने। कौन कौन से मेजर स्टेरॉइड्स हैं? कुछ मेजर स्टेरॉइड्स आपको पढ़ने हैं। अगर मैं कुछ मेजर स्टेरॉइड की बात करूं तो सबसे पहला नाम आता है एस्टेरॉल्स का। एस्टेरॉल्स क्या होते हैं तो सुनिए। एस्टेरॉल होते हैं सबसे कॉमन स्टेरॉइड, मोस्ट कॉमन स्टेरॉइड्स। हम लोग डेराइव्ड लिपिड में स्टेरॉइड पढ़ रहे हैं, स्टेरॉइड में स्टेरॉल पढ़ रहे हैं। अब ये जो स्टेरॉल है, ध्यान दीजिएगा, इसके तीन टाइप होते हैं। तीन टाइप कौन कौन से होते हैं? तो एक कहलाता है कोलेस्टेरॉल, दूसरा नाम कोई बताइएगा? दूसरा कहलाता है फाइटोएस्टेरॉल, तीसरा नाम बताइएगा? अर्गोएस्टेरॉल। तीसरा नाम क्या होता है बताइए तो? अर्गोएस्टेरॉल। कह रहे हैं सर तीनों में अंतर क्या है? सुनो, तुम्हारी बॉडी में जो स्टेरॉल पाया जाता है तुम्हारे सेल मेम्ब्रेन में, उसका नाम है कोलेस्ट्रॉल। ये क्या है जरा बताइए तो? इज एनिमल स्टेरॉल कह सकते हो। कहाँ पाया जाता है? इन पीएम ऑफ एनिमल्स। आई बात समझ में? कह रहे सर फाइटोस्टेरॉल कहाँ पे पाया जाता है? तो बताने की जरूरत है, प्लांट्स में पाया जाता होगा, तभी तो नाम फाइटो पड़ा है, बोलो तो। अर्गोस्टेरॉल, अर्गो वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? फंजाई के लिए। ये किस में पाया जाता है बोलिए तो? बोलो। प्लांट में। ठीक, फंजाई में। तो तीनों स्टेरॉल्स में आपको क्लियर कट डिफरेंस पता चला? बताइए। यस सर। यस जरा सर। यस सर। कोलेस्ट्रॉल पे बात करते हैं। कोलेस्ट्रॉल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C27H45, क्योंकि ये एनिमल स्ट्रॉल है तो थोड़ा इसके बारे में और जान लीजिए। H45OH। कह रहा है और क्या बता रहे थे सर? तो ये आपके देखो, मान लो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में दो तरीके से आता है। एक तो तुम खाना खाते हो, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की हमारी बॉडी को जरूरत भी है। तो मान लो अगर तुम खाने में कोलेस्ट्रॉल नहीं खा रहे हो तो तुम्हारा बॉडी बनाता है। कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन में होता है, तो या तो तुम उसको खाओ तब तुम्हारी बॉडी को मिलेगा, या फिर तुम्हारी बॉडी बनाती है। किस चीज से बनाती है? तो एसिटिक एसिड से आपके लीवर में बनता है। आई बात समझ में? यस सर। फॉर्म फ्रॉम एसिटिक एसिड इन लीवर। एसिटिक एसिड से लीवर में बनता है। कह रहा है कोलेस्ट्रॉल के बारे में जब इतना आप कह ही रहे हो सर, ये सब स्टेरॉइड है सर। स्टेरॉइड के बारे में आप कह रहे हो कि 4 रिंग पाया जाता है। आप एक बात जानिए, आपके एनसीईआरटी में, आपके एनसीईआरटी में कोलेस्ट्रॉल का फिगर बना हुआ है। जो फिगर बना है ना, देखिए ये जो ऊपर वाला फिगर है, इसी में हम मॉडिफिकेशन करेंगे ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल का फिगर बन जाए। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे और ये तुरंत कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर जाएगा चंद मिनटों में। देखिए कैसे बन जाता है ये कोलेस्ट्रॉल, अभी हम आपको बना के दिखाते हैं। देखिए आपको यहाँ पे 4 रिंग दिखाई दे रहा है। आप एक काम कीजिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मूला में आपने OH लिखा है, C27H45OH। देखिए एक OH मैंने एक पॉइंट पे लगा दिया है, लगा दिया है, देखिए तो। यस यस सर। सर। ये देखिए, अभी Yes, sir. मैं ना इस रिंग में कुछ कर रहा हूँ, इस रिंग में मैं कुछ कर रहा हूँ, आप 2 मिनट में समझ जाओगे। उसके बाद इस रिंग को क्या कीजिए, 1 2 3 4 5 और ये 6 पार्ट में इसको तोड़िए, और फिर एक पॉइंट पे यहाँ पे ऐसे, ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे जंक्शन दिखाइए। पता है ये जो रिंग बना है, ये फिगर है, किसका फिगर है? तो एक बड़ा ही फेमस स्टेरॉल का आपके एनसीईआरटी में है। ये फिगर है, किसका फिगर है जरा बताइए तो? कोलेस्ट्रॉल का फिगर है। अगर आप रिंग्स काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 ही रिंग्स हैं। आप कहिएगा सर इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर कैसे याद रखें? तो आज से, अभी से, इसी वक्त से, अगर आपके बायो में कोई भी फिगर आए और उस फिगर में 4 रिंग बना हुआ है, तो आंख बंद कीजिएगा और नीचे टिक कर दीजिएगा कोलेस्ट्रॉल। क्योंकि दूसरा कोई 4 रिंग वाला स्ट्रक्चर ही एनसीईआरटी में नहीं है, आपको याद नहीं रखना है स्ट्रक्चर, बस आप जान लिए कि ये है। लेकिन अगर 4 रिंग दिखाई दे दे तो क्या टिक करके आओगे बोलो तो?
कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल। क्योंकि दूसरा कोई 4 रिंग्ड स्ट्रक्चर पढ़ाया नहीं है एनसीईआरटी में। ऐसे बहुत सारे हैं, फाइटोस्टेरोल है, अर्गोस्टेरोल है, लेकिन आपसे सिर्फ क्योंकि एनसीईआरटी में जो फिगर है वही पूछा जाएगा, तो ये काम आप कर लीजिएगा। इस तरह से होता है बहुत सारी चीजें, सब कुछ रटा नहीं जाता है ना, आप क्या क्या याद करोगे एनसीईआरटी में। तो ये थी कहानी हमारे स्टेरॉइड की। कह रहा है ठीक है सर, डेराइव्ड लिपिड का पहला टाइप है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड के हमने ढेर सारे टाइप देख लिए। स्टेरॉइड में किसी को कोई किसी तरह की तकलीफ बताइए। नो सर। कह रहा है कि सर जानते हैं डेराइव्ड लिपिड के और भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे बाइल एसिड। सर आपको पता है ये बाइल एसिड कहाँ मौजूद होता है? तो आपके बाइल जूस में होता है, पता है ना? लीवर में। प्रेजेंट Yes, इन sir. बाइल जूस। देखो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको हम बाइल जूस में पढ़ाएंगे। प्रेजेंट इन बाइल जूस, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड होता है, टॉर्कोलिक एसिड होता है, उनमें होता है, बट आप अभी याद नहीं रखो। आप जानो कि बाइल जूस भी जो है एक डेराइव्ड लिपिड है। माइक किनका ऑन है? माइक ऑफ कर लीजिए, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। माइक ऑफ कर लीजिए। अरे भाई मैं देखूंगा तो बेइज्जती करूंगा, क्यों ही तुम लोग नहीं समझते हो चीजों को, ऐसे बचकानी हरकतें करते हो। माइक ऑन करो फिर ऑफ कर लो। इधर देखो, नेक्स्ट है कि सर और भी कोई डेराइव्ड लिपिड है? बिल्कुल है, सेक्स एस्टेरॉइड हार्मोन्स। ध्यान दीजिएगा, सेक्स एस्टेरॉइड हार्मोन्स, आपकी बॉडी में ढेर सारे एस्टेरॉइडल हार्मोन्स भी पाए जाते हैं जो आपके सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे अगर मैं मेल की बात करूं, अगर एग्जाम्पल में आ जाओगे, तो एंड्रोजेंस। आपकी बॉडी में जो एंड्रोजेंस है, उस एंड्रोजेंस में मेनली टेस्टोस्टेरोन, ध्यान रखिएगा, मेनली टेस्टोस्टेरोन। ये किस नेचर का हार्मोन है? बोलो तो स्टेरॉइड नेचर का हार्मोन है। किस नेचर का है? स्टेरॉइड नेचर स्टीरॉइड। का है। स्टेरॉइड। अगर मैं बात करूं आपसे दूसरा, तो फीमेल हार्मोन जिसको हम लोग स्ट्रेडियोल कहते हैं, कई बार नहीं सुना है सर? सुना है, आपके एनसीईआरटी में ये नाम है, मैं बताऊंगा कहाँ पे है। हार्मोन वाले चैप्टर में स्ट्रेडियोल, ये जो है मेनली आपका ईस्ट्रोजन। इसमें स्ट्रेडियोल में, स्ट्रेडियोल ग्रुप ऑफ हार्मोन है, उसमें मेनली ईस्ट्रोजन आता है। एंड प्रोजेस्टेरॉन, तो आप देख रहे हैं टेस्टोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब के सब सेक्स टेस्टेरॉइड हैं। ये एक तरह से डेराइव्ड लिपिड है। आई बात समझ में? यस सर। सिर्फ इतना ही नहीं, आप आगे पढ़ोगे, अभी जान लो बस, एड्रीनोकॉर्टिकोइड्स हार्मोन, कई सारे तुम्हारे एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स भी जो हैं वो डेराइव्ड लिपिड में आ जाते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल में बताऊं, तो इसमें बड़ा ही फेमस है ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। अब कहोगे सर ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स में कौन? तो ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स में एग्जांपल आ जाता है एक बहुत फेमस हार्मोन का, उसका नाम है कॉर्टिसोल। एंड दूसरा आ जाता है मिनरेलो कॉर्टिकोइड्स। मिनरेलो कॉर्टिकोइड्स की अगर बात करोगे, मिनरेलो कॉर्टिकोइड्स की, तो इसमें भी एक एग्जांपल आ जाता है, और वो एग्जांपल आ जाता है आपका एल्डोस्टेरॉन का। एल्डोस्टेरॉन का। तो ध्यान दीजिएगा, ये कॉर्टिसोल या एल्डोस्टेरॉन ये भी एक डेराइव्ड लिपिड ही है। कुछ और भी मैं नाम बताऊंगा, जैसे अगर मैं इस लिस्ट में और नाम आपको बताऊं, तो ई नंबर में आपका विटामिन डी भी आ जाता है। विटामिन डी। और कौन आ जाता है? तो इंसेक्ट हार्मोन भी आ जाता है। अच्छा कौन सा इंसेक्ट हार्मोन? तो एक बड़ा फेमस इंसेक्ट हार्मोन है, नाम है उसका इकडायसन। इकडायसन हार्मोन अगर आप नहीं जानते हैं तो जानिए। जैसे इंसेक्ट्स में क्या होता है ना, स्किन झड़ता है, स्किन शेडिंग होती है, उसको माउल्टिंग कहते हैं। ये माउल्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए हम लोग इसको माउल्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। बिलीव मी, एम्स में 2 बार पूछा गया है, हेल्प्स इन माउल्टिंग। माउल्टिंग क्या होता है? तो माउल्टिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मेटामॉर्फोसिस। माउल्टिंग का मतलब होता है स्किन शेडिंग, मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है लार्वा का एडल्ट में कन्वर्ट करना। जैसे टैडपोल का बच्चा, टैडपोल लार्वा, मेढक का बच्चा, वो एडल्ट में कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज मेटामॉर्फोसिस। लेकिन अगर स्किन शेड कर रहा है कोई जानवर, इंसेक्ट, तो उसको हम लोग माउल्टिंग कहते हैं। ठीक है, एक डायसन समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, इसके बाद कुछ और भी हैं, हालांकि अगर मैं और नाम बताऊं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना आपके लिए काफी है। ये कुछ फेमस हैं, इस पे एम्स क्वेश्चन पूछा है आपसे क्या याद रखना है? आपको सब याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ नाम याद रखना है। पूछा कि इनमें से कौन डेराइव्ड लिपिड नहीं है? इनमें से कौन डेराइव्ड लिपिड नहीं है? तो अगर इन लिस्ट में से कोई होगा,
एम्स पूछे हुए हैं, नीट नहीं पूछे हुए हैं। अगर इस लिस्ट में से कोई होगा तो आप टिक कर दीजिएगा, नहीं होगा तो वो नहीं होगा भाई, बात खत्म। मान लीजिए विटामिन ए लिखा हुआ है तो विटामिन ए डेराइव्ड लिपिड नहीं है, विटामिन डी है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है? सबको समझ में आया? Yes, sir. अभी देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोगों ने पढ़ा था डेराइव्ड लिपिड का पहला टाइप स्टेरॉइड। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेराइव्ड लिपिड का, ध्यान दीजिएगा। अरे यार मैंने गलती करी है, मैंने नंबरिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम किया है। हम लोग डेराइव्ड लिपिड का सेकेंड टाइप याद कीजिए, तो डेराइव्ड लिपिड का सेकेंड टाइप कौन है? टर्पिन्स हैं। इसका सेकेंड टाइप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है टर्पिन्स। कह रहे सर टर्पिन्स हमने सेकेंडरी मेटाबोलाइट की लिस्ट में भी देखा था, क्या है टर्पिन? तो देखो ये लिपिड जैसे मॉलिक्यूल हैं और ये आइसोप्रीन यूनिट से बनते हैं। आइसोप्रीन नेचुरल रबर है, आपने पॉलीमर चैप्टर में पढ़ा होगा। पढ़ा है पॉलीमर चैप्टर में? नाम सुना होगा, चलो नहीं। आर लिपिड लाइक, अभी देखो समझ में आ जाएगा। आर लिपिड लाइक molecule molecules formed from isoprene यूनिट्स। तो ये आइसोप्रीन यूनिट्स से बनते हैं, लिपिड जैसे मॉलिक्यूल है, ध्यान रखिएगा। अच्छा इसमें क्या है, तो इसमें है C5H8N। ये C5H8N कहलाता है। ये है क्या, तो ध्यान दीजिएगा, ये है नेचुरल रबर। इसके बारे में आप पॉलीमर चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़िएगा। नेचुरल रबर है। कहिएगा सर ये क्या काम करता है, वो बताओ ना सर। टर्पीन, जैसे आप मेंथॉल फ्लेवर शैम्पू यूज करते हो, साबुन यूज करते हो, कपूर यूज करते हो, उनका जो फ्रेगनेंस है उसी को देने का काम करता है टर्पीन्स। ये क्या करते हैं, गिव्स स्पेसिफिक स्पेसिफिक ओडर ओडर टू कैम्फर कैम्फर मेंथॉल कैम्फर को, मेंथॉल को, इन चीजों को ये स्पेसिफिक फ्रेगनेंस देने का काम करते हैं। कह रहा है हो गया सर। इसके बाद इसका आखिरी टाइप है डेराइव्ड लिपिड का, और इस तरह से लिपिड आपका खत्म भी हो रहा है। उसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडीन। देखो प्रोस्टाग्लैंडीन ना बहुत बड़ा है, प्रोस्टाग्लैंडीन बहुत बड़ा है। आपकी बॉडी में इसका बहुत सारा डाइवर्स फंक्शन है जो आगे आपको धीरे धीरे पढ़ाया भी जाएगा। फिलहाल जानिए ये एक फैटी एसिड से बनता है, एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बनता है, और उसका नाम है एरेकिडोनिक एसिड। नाम सुना है? Yes. Yes, sir. तो ये एरेकिडोनिक एसिड से बनता है, डिराइव्ड फ्रॉम एरेकिडोनिक एसिड। आपकी बॉडी में ये बनाया जाता है, आर डिराइव्ड फ्रॉम एरेकिडोनिक एसिड। क्या है, तो मैं आपको प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। देखो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, जैसे सपोज कर लो ये कोई फीमेल का यूट्रस है, ये किसी फीमेल का यूट्रस है, ठीक? ये ओवरी है। कह रहा है सर एक बात जानते हैं, यहां से ओभा यहाँ चला आता है। मान लीजिए ओभा यहाँ चला आया, और ये ओभा जो है रोल करके, फिर दिस इज ओभा, दिस इज ओभा, रोल करके यहाँ आ गया। अच्छा इधर से मान लीजिए, इधर फ्रंट में वेजाइना है, वेजाइना है। कह रहा है यहाँ से स्पर्म आया। देखो अब स्पर्म जब आता है तो स्पर्म को, ऐसे तो मोटाइल होता है, फ्लैजिला होता है, लेकिन इस बार ऊपर की तरफ आना होता है। इस देखते हो पत्थर ऊपर फेंकते हो तो उसको खींच लेता है ग्रेविटेशनल पुल। तो जब स्पर्म ऊपर चढ़ता है तो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल इसकी मूवमेंट हो रही होती है। बहुत डिफिकल्ट होता है स्पर्म के लिए, बावजूद इसके कि इसके पास फ्लैजेलर टेल है, स्पर्म का ऊपर मूवमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कह रहा कैसे मूवमेंट होगा, देखो माँ के गर्भ में, ये यूट्रस है, माँ के गर्भ में जब पेरिस्टालसिस चलता है, देखिएगा ये वाली पेरिस्टालसिस, ये है नॉर्मल पेरिस्टालसिस। जब नॉर्मल पेरिस्टालसिस चलता है तो हम लोगों का जन्म होता है। पेरिस्टालसिस से जन्म कैसे होता है, मान लीजिए कोई फीटस यहाँ पे इम्प्लांटेड है, सपोज कीजिए, तो वो जब पेरिस्टालसिस होगा तो एक्सपेल आउट होगा। लेकिन कभी कभी इसमें उल्टा पेरिस्टालसिस भी चलता है, इसको कहते हैं रिवर्स पेरिस्टालसिस। रिवर्स पेरिस्टालसिस से फायदा क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। रिवर्स पेरिस्टालसिस से फायदा ये है कि मान लीजिए एक स्पर्म यहाँ आके लग जाता है, स्पर्म अपने आप को यहाँ चिपका लेता है, और जब पेरिस्टालसिस उल्टा चलता है तो स्पर्म, आप समझ ही रहे होंगे कि स्पर्म कहाँ जाता होगा, बोलो तो
आगे बढ़ पाता होगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी मूवमेंट हो पाती होगी। तो प्रोस्टाग्लैंडिन किस में मदद कर रहा है? हेल्प्स इन रिवर्स पेरिस्टालसिस and thereby facilitates what? Upward movement of किसका? sperm, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ स्पर्म। जब आप आगे आओगे, हायर क्लास में आओगे या फिर मेरे से ही पढ़ते रहोगे, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि यही प्रोस्टाग्लैंडिन हमारी बॉडी में ऐसे एंजाइम को बनवाता है जो हेडेक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कुछ एंजाइम को ये बनवाता है, कुछ रिएक्शन करवाता है हमारी बॉडी में जो हेडेक करवाता है। अब कई बार हम लोग डिस्प्रिन खाते हैं, तो डिस्प्रिन क्या करते हैं? इसी प्रोस्टाग्लैंडिन की एक्टिविटी को कम करते हैं, जिस वजह से वो एंजाइम नहीं बनता है, तो हमारा सर भी नहीं दर्द करता है। आगे पढ़ाएंगे कि कैसे डिस्प्रिन जो है सर दर्द दूर करता है, आगे जब आएगा तो। आपका ये पूरा का पूरा लिपिड टॉपिक खत्म हो चुका है। केशव बोलिए, क्यों माइक ऑन किया है आपने? केशव कुछ कह रहे हैं? नो सर, सॉरी, मिस्टेक से हो गया। कोई बात नहीं। तो अब मैंने क्या कहा कि भाई हमारा लिपिड टॉपिक हो चुका है समाप्त। हम लोग इसके बाद डीएनए आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड शुरू करेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। कुछ पूछना है? लिपिड में जितना पढ़ना था आपको, उससे आपने ज्यादा पढ़ा है। चलिए हम लोग पढ़ेंगे नया बायोमोलिक्यूल। देखो मैंने कई बार कहा है इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना था। बायोमोलिक्यूल का इंट्रोडक्शन पढ़ना था, कार्बोहाइड्रेट पढ़ना था, अमाइनो एसिड पढ़ना था, प्रोटीन पढ़ना था, लिपिड पढ़ना था। लिपिड के बाद डीएनए आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है। उसके बाद आपको एंजाइम्स पढ़ना है। तो अब 2 टॉपिक इस चैप्टर में बचे हुए हैं और आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। न्यूक्लिक एसिड। कहते हैं सर न्यूक्लिक एसिड किस चिड़िया का नाम है? कहता है अरे भाई न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है डीएनए आरएनए। बड़े आराम से सुनिएगा, आपको हर चीज समझ में आएगा। 12th के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन तक छोड़ के आएंगे, वहां पे अपना बॉटनी वाले आगे उसको पढ़ाते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बॉटनी वाले पढ़ाते हैं। कह रहे सर न्यूक्लिक एसिड है क्या, पहले तो ये बताओ। तो कह रहा है कि अगर न्यूक्लिक एसिड के डेफिनेशन पे आओगे तो ये है इज पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। कह रहा है सर न्यूक्लिक एसिड जो है ना वो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है। इसके अगर डेफिनेशन पे जाइएगा, कह रहा है सर पहले तो ये बताइए कि पॉली का मतलब क्या होता है। तो पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, और न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड। कहेगा सर पता ही नहीं है न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो चलिए आपको पढ़ाते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इट कॉन्सिस्ट्स ऑफ। आखिर न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? पहले तो आप न्यूक्लियोटाइड जानिए, तब उसका पॉलीमर बनाइए, तब जाके न्यूक्लिक एसिड तुम्हें डीएनए आरएनए मिलेगा। तो न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं। किसी भी किसी भी न्यूक्लियोटाइड में ध्यान रखिएगा क्या क्या 3 चीजें होती हैं। तो सबसे पहले इसमें होता है फॉस्फेट, दूसरा होता है सुगर, और तीसरा होता है, ध्यान रखिएगा, बेस। पहले तो एक एक करके मैं सब पे बात करता हूँ। यहाँ जो फॉस्फेट होता है वो फॉस्फोरिक एसिड होता है, जिसको हम लोग H3PO4 कहते हैं। कहिएगा नहीं पता है सर, बना के दिखाइए ना। तो ये रहा P डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड OH। सबको समझ में आया फॉस्फोरिक एसिड कैसा नजर आएगा, बताइए तो। Yes, sir. यही है yes sir, H3PO4। कोई तकलीफ किसी को इसमें? हम लोग न्यूक्लियोटाइड पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसका पॉलीमर कैसे बनता है। कह रहे सर शुगर बताओ। सर सुनो, शुगर ना 2 तरह के होते हैं। इनफैक्ट तुम लोग मेरे से ज्यादा अच्छे से पढ़ के आए हो, मैंने ही पढ़ाया है। कब पढ़ाया है? कार्बोहाइड्रेट पढ़ाते टाइम में। इसमें एक जो शुगर होता है वो होता है बीटा डी राइबोज, और दूसरा होता है, ध्यान दीजिएगा, एक होता है बीटा डी राइबोज और दूसरा होता है, आप चाहें तो ऐसे नॉर्मल भी लिख सकते हो, दूसरा होता है बीटा डी डीऑक्सीराइबोज। कह रहा है अच्छा, बीटा का मतलब आप लोग जानते हैं, OH नीचे होगा या ऊपर होगा? बोलो तो बीटा में OH ऊपर होगा। ऊपर।
ऊपर होगा, ऊपर क्या है? होगा। ऊपर होगा। ठीक है। अब बीटा डी राइबोज बनाइए, तो मैंने आपको पीछे बड़े ही डिटेल में ये स्ट्रक्चर सिखा रखा है, ये रहा ऑक्सीजन, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन नंबर 5। कह रहा है सर पहले पे OH ऊपर रख दीजिए, H नीचे रख दीजिए, यहाँ भी OH लिखिए, यहाँ भी H लिखिए, यहाँ भी OH लिखिए, यहाँ भी H लिखिए। सर ये है बीटा डी राइबोज। लेकिन सर बीटा डी ऑक्सीराइबोज कैसा होता है? सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ क्या बदल जाएगा डीऑक्सीराइबोज में, बोलो तो। सेकंड कार्बन पे। ठीक है। कह रहा है सर यहाँ पे OH ऊपर, H नीचे, यहाँ पे सर सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन होगा, जबकि यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे H होगा। कह रहा है सर इसी का फर्क है, -O हो गया है। समझ में आई बात? सेकंड कार्बन पे क्या नहीं होता है डीऑक्सीराइबोज में? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ठीक है। ऑक्सीजन। अच्छा मैं ना एक यूनिक सिंबल यूज करूंगा, मैं ऐसे एरो दूंगा और इसमें लिखूंगा S। मैं यहाँ पे भी ऐसे एरो लिखूंगा और इसमें लिखूंगा S। इस S का मतलब है, ध्यान रखिएगा, ये जो एरो देके मैंने S लिखा है इसके अंदर, इसका मतलब है डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीजन। अगर डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीजन इसका DNA में मैं यूज करूंगा, आगे और डिटेल में बताऊंगा। आप देख रहे हैं ऑक्सीजन ऊपर की तरफ है, तो आप कह रहे हैं एरो ऊपर की तरफ, और S का मतलब सुगर। डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन सुगर कहाँ है? ऊपर की तरफ है। तो पहले समझिए कि ये S जो है और डायरेक्शन का जो, अगर ऑक्सीजन नीचे होता तो ये एरो नीचे की तरफ होता। शुगर में ऑक्सीजन का डायरेक्शन बता रहा है। समझ में आया सबको? यस सर। यस। तो अभी तक हमने पढ़ा कि न्यूक्लियोटाइड में सर तीन चीजें होती हैं, एक होता है फॉस्फेट, एक होता है सुगर और एक होता है बेस। सर बेस नहीं पढ़ा है, बेस क्या होता है सुनिए। कह रहा है एक बात जानते हैं सर, बेस पढ़ाइएगा डिटेल में, फिलहाल जानिए ना सर कि बेस जो होता है ये नाइट्रोजीनियस होता है, नाइट्रोजीनियस होता है एंड हेटेरोसाइक्लिक होता है। कह रहा है अच्छा साइक्लिक है, जैसे जैसे मान लीजिए कि मैंने साइकिल बनाया है, एक रिंग बनाया है। कह रहा है सर रिंग में अगर हर पोजीशन पे कार्बन 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 होता तो इसको होमो कहते, होमोसाइक्लिक कहते। लेकिन मान लीजिए सर किसी पोजीशन पे क्या है, मान लीजिए किसी पोजीशन पे नाइट्रोजन है, किसी पे नाइट्रोजन है, किसी पे नाइट्रोजन है, तो इट विल बिकम व्हाट? हेटेरोसाइक्लिक बन जाएगा और नाइट्रोजन कंटेनिंग बन जाएगा, बोलो तो। यस सर। यस सर। यस सर। इसका मतलब जो बेस है वो साइक्लिक है और कार्बन का रिंग नहीं है, वो नाइट्रोजन भी उसमें है। कह रहा है सर ऊपर उठो सर, डायरेक्ट हमें पढ़ाओ कि कैसा होता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि बेस जो है, ध्यान दीजिएगा, ये दो टाइप के होते हैं। कौन से दो टाइप के बेस होते हैं? बेस पढ़ते ही आपका न्यूक्लियोटाइड क्लियर हो जाएगा। सुनिए, ऐसे बेस दो तरह के होते हैं। एक बेस होता है प्यूरीन, जिसे हम लोग PU से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा होता है पाइरीमीडीन, जिसे हम लोग PY से रिप्रेजेंट करते हैं। कह रहा है सर अंतर क्या है दोनों में? देखो एक चीज बताते हैं, जो प्यूरीन बेस होता है ना, वो दो रिंग वाला बेस होता है। तो दो रिंग हम तुम लोगों के सामने बना रहे हैं, अभी तुम लोग समझ जाओगे, ध्यान देना। दो रिंग तुम लोगों के सामने बना रहे हैं, अभी तुम लोग समझ जाओगे। और ये जो पाइरिमिडीन होता है ये सिंगल रिंग्ड होता है, पाइरिमिडीन जो है सिंगल रिंग्ड होता है। कह रहा है सर पोजीशन लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ लिखिए 1 2 3 4 5 6। अच्छा बहुत बारीकी से अगर इस फिगर को ऑब्जर्व कीजिएगा, बहुत बारीकी से, तो आप देखिएगा कि प्यूरीन में और पाइरिमिडीन में 6 रिंग वाला, जो 6 पोजीशन वाला रिंग है वो सेम है ना या नहीं है? बताइए तो। यस सर। अलग क्या है? तो ये छोटा वाला रिंग प्यूरीन में एक्स्ट्रा लगा हुआ है, इस छोटे वाले रिंग को हम लोग कहते हैं इमीडाजोल रिंग। क्या कहते हैं बोलिए तो? इमीडाजोल रिंग। ठीक। अच्छा थोड़ा सा मैथमेटिक्स चेक कर लेते हैं आप लोगों का। कह रहा है सर PU इज इक्वल टू, मैं क्या लिख रहा हूं ध्यान देना, मैं लिख रहा हूं PY प्लस इमीडाजोल रिंग। अगर बगल वाले प्यूरी पाइरिमिडीन में ये छोटा वाला रिंग जोड़ दोगे तो वो किस में कन्वर्ट कर जाएगा, बोलो तो? प्यूरीन। प्यूरिन।
अच्छा एक काम करो, मैथमेटिक्स का दूसरा रूल, पाइरिमिडीन के बारे में मैं लिख रहा हूँ, Pu माइनस आई आर। कह रहा है सर प्यूरिन में से अगर इस इमिडाजोल रिंग को हटा दे तो वो किस में कन्वर्ट कर जाएगा, बोलो तो। pyrimidine। वाह, आप बड़े अच्छे से समझ रहे हैं। आपको ये भी पता चल रहा है कि ये डबल रिंग्ड है, और आपको ये भी पता चल रहा है कि ये क्या है, सिंगल रिंग्ड है। आई बात समझ में सबको, बोलो तो। Yes, sir. दोनों में वजन Yes, किसका yes, ज्यादा sir। होगा, पहले वाले का या दूसरे वाले का? ये वाले। पहले वाले का, क्योंकि उसमें पहले पोजीशंस वाले। ज्यादा हैं, इसमें ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा, मोर मॉलिक्यूलर वेट, और इसमें मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, लेस मॉलिक्यूलर वेट। जो पढ़ा रहे हैं सबको समझ में आ रहा है, बताइए तो। Yes, sir। Yes, sir। कह रहा है Yes, सर, sir। जरा आप Yes, देखो sir। सर ध्यान से, आपने कहा था कि इसके रिंग में नाइट्रोजन होता है। आपके पास सर पहले वाले रिंग में 9 पोजीशन है, नाइट्रोजन किस किस पोजीशन पे होगा? कह रहा है नाइट्रोजन होगा, ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट ऑन, कहाँ कहाँ, तो 1 पे, 3 पे, 7 पे एंड 9 पे। तो बाकी जो पोजीशन बचा 2, 4, 5, 6, 8, उन पे कार्बन होगा। दूसरे वाले में नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे होगा, तो दूसरे वाले पे 7 और 9 तो है नहीं, तो नाइट्रोजन सिर्फ किस पे होगा प्रेजेंट ऑन, कहाँ पे? 1 and 1 and 3। 3। बहुत अच्छे, आपको पता चला। कह रहा है सर इससे भी आगे बढ़ो सर, कुछ और बताओ। कह रहा है जानते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे अगर मैं प्यूरिन की बात करूं तो प्यूरिन बेस के कुछ बड़े ही फेमस एग्जाम्पल हैं। एक है एडेनिन बेस, एडेनिन को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड गुएनिन बेस जिसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मैं पाइरिमिडीन की बात करूं तो इसमें 3 बेस आ जाते हैं। ये एक आ जाता है साइटोसिन जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक आ जाता है थाइमीन जिसको हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक आ जाता है यूरेसिल जिसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल 5 तरह के बेसिस होते हैं, एडेनिन, गुएनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। 2 आपके प्यूरिन में पाए जाते हैं, 2 पाइरिमिडीन में पाए जाते हैं। अब एक बात सुनिए, कहिएगा सर हमसे इस पे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? एम्स क्वेश्चन पूछा। जानते हैं क्या पूछा? आपको एक बात बताते हैं, आपके एनसीईआरटी में दोनों बेस का एक एक एग्जाम्पल का फोटो बना हुआ है, जैसे एडेनिन का स्ट्रक्चर बना हुआ है और यूरेसिल का बना हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है तो सुनिए, एम से एक बार क्वेश्चन पूछा, क्या किया, एक रिंग का एक स्ट्रक्चर बना दिया था, ठीक है, एक रिंग का एक स्ट्रक्चर बना दिया था, और नीचे जो ऑप्शन देखिएगा ना, तो ऑप्शन में बेसिस के नाम लिखे गए थे, जैसे लिखा हुआ था कि इस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कीजिए। नीचे एग्जांपल सुनिएगा, एडेनिन था, गुएनिन था, साइटोसिन था, यूरेसिल था, आप क्या टिक करते? यूरेसिल। अब इधर सुनिए, बच्चे मेरे से कहेंगे सर साइटोसिन भी एक रिंग का होता है, यूरेसिल भी एक रिंग का होता है, अब हमें कैसे पता चलेगा सर कि हमें कौन सा आंसर टिक करना है? देखो, एक यूनिवर्सल सत्य है कि अगर कहीं से भी क्वेश्चन फिगर वाला आ रहा है तो वो किसी बाहर के बुक से इंपोर्ट होके नहीं आता है, वो आता है एनसीईआरटी से। तुम्हारे एनसीईआरटी में 2 ही फिगर बने हैं, एक 2 रिंग वाले, एक 1 रिंग वाला। जो 2 रिंग वाला फिगर है वो किसका बना हुआ है, बोलो तो। Nin. और एडेनिन। जो 1 रिंग वाला बना हुआ है वो किसका बना हुआ है? यूरेसिल। यूरेसिल। आज से, अभी से, इसी वक्त से, मुझे नहीं पता है कि एक रिंग वाले 3 होते हैं, उनका होता होगा कुछ स्ट्रक्चर, लेकिन अगर मुझे एक रिंग क्वेश्चन में दिखाई दे और ऑप्शन में से मेरे को बेसिस चुनने हो तो मैं आंख बंद करके क्या टिक करूंगा? यूरेसिल। अगर मुझे 2 रिंग दिखाई दे और ऑप्शन में बेसिस लिखे गए हैं तो मैं आंख बंद करके क्या टिक करूंगा? एडेनिन। और अगर 4 रिंग दिखाई दे तो मैं कोलेस्ट्रॉल टिक करूंगा। आपको सारा स्ट्रक्चर याद नहीं करना होता है, आई बात समझ में? Yes, sir. यस सर। यस सारा सर। पांचों केमिस्ट्री थोड़ी ना पढ़ रहे हो कि सारा स्ट्रक्चर याद करोगे, थोड़ा सा इंटेल देखो। अब एम्स पूछे हुए, एनसीईआरटी से पूछे हुए हैं, तो वो तुम्हारे नॉलेज को नहीं चेक कर रहा था, वो तुम्हारे
स्मार्टनेस को चेक कर रहा था कि भाई तुम कितना स्मार्टली फॉलो करते हो। मैंने कह दिया कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बच्चा बैठ के 20 बार बनाया, एग्जाम में जाके फिसल गया। अब सोच रहा है पता नहीं कुछ और तो नहीं पूछ दिया। भाई कुछ और क्यों पूछेगा, क्यों पूछेगा कुछ और, आज तक नहीं पूछा। यही काम है, केमिस्ट्री का पेपर है कि भाई अलग अलग 4 स्ट्रक्चर बना दिया, बोला इसमें कॉलेज। ऐसा कभी नहीं होगा। देखो क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या हो सकती है बायोलॉजी में, कि 5 स्ट्रक्चर बना दिया और तब कहे कि इसमें से बताओ यूरेसिल कौन हो। तब तो तुम फेल कर जाओगे। तुम नहीं फेल करोगे, 99% बच्चे फेल कर जाएंगे, लेकिन वो कभी पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर थोड़ी ना है। एक ही स्ट्रक्चर बनेगा और कहेगा इसको आइडेंटिफाई करो, जो कि एम्स में आ चुका है। तो आपसे वही आइडेंटिफाई करके आपको टिक कर देना होगा। देखो पेपर जो है ना लेंदी नहीं होता है, जस्ट वो चेक करता है कि तुम कितना इंटेलिजेंटली पढ़े हो। पॉसिबल नहीं है ना सारे स्ट्रक्चर याद रखने। तो बस 2 रिंग दिखाई दे, होता होगा अपना कुछ और। अब गुएनिन भी 2 रिंग वाला है, एडेनिन भी 2 रिंग वाला है, लेकिन हमें एनसीईआरटी कहा था कि सिर्फ एडेनिन पढ़ो, उसमें 2 रिंग होता है, हम वही टिक करके आएंगे, बाकी कोई इधर उधर नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. तो अब तक आपने क्या पढ़ा कि एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं, फॉस्फोरिक एसिड, सुगर 2 तरह के होंगे, एक राइबोज और एक डीऑक्सीराइबोज। अच्छा ये बताओ, तुम्हा तुम्हारे डीएनए में कौन सा सुगर होगा? डीऑक्सीराइबोस। Deoxyribose. तुम्हारे तुम्हारे आरएनए में? राइबोस। Ribose. यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं, क्या उनको मेरी पढ़ाई समझ में आ रही है बहुत आराम से? सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे आइए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपसे कुछ और क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। देखो एनसीईआरटी की बारीकियों को समझना जरूरी है। आपसे कभी भी ना चीज़ों को, न्यूक्लिक एसिड ही हम पढ़ा रहे हैं, चिंता नहीं करो, कभी भी आपके, देखो अगर ऐसा होता ना तो रटने वाले बच्चे मेडिकल कॉलेज में होते, इंटेलिजेंट बच्चे नहीं होते। अगर इस तरह से रट्टा मार पेपर होता तो वो हमेशा एम्स की आदत थी। मैं तब से पढ़ा रहा हूँ जब से एम्स का पेपर होता था, मेरे कई बच्चे एम्स में पढ़ रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट मैं बता दूं, मेरी शुरुआत ही पर जब मैं दिल्ली में था, पढ़ाना मैंने शुरू किया था, वहाँ पे मैंने, मतलब ऐसा नहीं है, आपके जीएमसी में मेरे बच्चे भरे हुए हैं, यकीन ना हो तो जाके जीएमसी में पूछ लीजिए कि यहाँ कितने बच्चे मेरे पढ़ाए हुए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, कम से कम मेरे नॉलेज में तो 10 से ज्यादा आपके जीएमसी जम्मू में है सिर्फ, बाकी जीएमसी श्रीनगर में, जीएमसी कठुआ में, हर जगह। कठुआ पता नहीं इस साल बना है, मेरे को आइडिया नहीं है यहाँ के मेडिकल कॉलेज का। जीएमसी वाले बच्चे हैं, जीएमसी श्रीनगर वाले बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूँ, एस्कॉम्स में है, बड़े सारे बच्चे हैं। ये आपके शहर की मैं बात बता रहा हूँ, मैंने गुजरात में पढ़ा है, वहाँ के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में है बच्चे, अहमदाबाद में, एम्स तक में है, लेडी हार्डिंग में है, इंडिया का सबसे बड़ा कॉलेज है लड़कियों का। तो जब मैं पढ़ाता था ना तो कभी भी मेरा ये नहीं होता था कि तुम रटो रटो रटो। मैं बस इस चीजों को स्मार्टली डील करना सिखाता था कि हाँ बस वही होता था। आप पेपर को बड़े बारीकी से ऑब्जर्व करोगे ना, एम्स के पेपर को सबसे टफेस्ट पेपर माना जाता था। इवन बायो का पेपर टीचर्स कहते थे बाहर से आ गया है, तो बाहर से नहीं आता था, वो जस्ट आपके स्मार्टनेस को चेक करता था कि कितने इंटेलिजेंटली तुम चीजों को डील करते हो। बस वही होता है, स्मार्टनेस का ही टेस्ट होता है। खैर आगे आते हैं। देखो न्यूक्लिक एसिड ना 2 तरह का होता है, एक होता है डीएनए, तुम कह ही रहे हो, और दूसरा कौन सा होता है बोलो तो? आरएनए। कह रहे हैं सर डीएनए और आरएनए। सर उधर आपने लिखा है ना कि ये पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। अगर मैं इनके कैरेक्टर की बात करूं, कैरेक्टर की बात करूं, सुनो, इन दोनों में अगर मैं तुम्हें सबसे पहले अगर मैं इनके कैरेक्टर पे बताऊं, तो इन दोनों में ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में फॉस्फेट, फॉस्फेट से आते हैं, शुरू करते हैं फॉस्फेट से। दोनों में फॉस्फेट होता है, और कौन सा फॉस्फेट होता है? H3PO4। समझ में आई बात बोलो तो? यस सर। अच्छा Yes, फॉस्फेट sir. जो है ना वो फॉस्फोरिक एसिड है, इसीलिए डीएनए आरएनए के नाम में भी एसिड लगा हुआ है, न्यूक्लिक एसिड। यही फॉस्फोरिक एसिड इनको एसिडिक बनाता है। फॉस्फेट है। शुगर पे आ जाते हैं, शुगर पे आ जाते हैं। तुम्हारे डीएनए में कौन सा शुगर है? डिऑक्सी। Deoxyribose. बहुत अच्छे। आरएनए में कौन सा है? Ribose. अंतर समझ में आ रहा है? तीसरे नंबर पे आ जाते हैं बेस पे, बेस पे आ जाते हैं। अच्छा बेस में भी ना तरह तरह के बेसेस हैं। जैसे अगर मैं सबसे पहले शुरू करूं एडेनिन से, कह रहा है सर क्या एडेनिन इन दोनों में होता है? कह रहा है बिल्कुल दोनों में होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गुएनिन पे, कह रहा है सर क्या गुएनिन बेस दोनों में पाया जाता है? तो हाँ डीएनए में भी होता है, आरएनए में Yes. भी होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साइटोसिन पे,
कह रहा है क्या साइटोसिन दोनों में होता है? कह रहा है हाँ बिल्कुल, ये दोनों में होते हैं। आगे आते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं थाइमीन पे। स्पेस की कमी है, नहीं होता है तो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं, रुको, हो जाएगा, इतनी में ही एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले पेज पे जाने से बेटर है किसी को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लिया जाए, ओवरलैप नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बेस की अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, होल्ड ऑन। नेक्स्ट बेस की अगर मैं बात करूं तो वो है थाइमीन। कह रहा है क्या थाइमीन दोनों में होता है? कह रहा है डीएनए में तो होता है, आरएनए में नहीं होता है। अगला बेस है यूरेसिल, आखिरी बेस है, आखिरी बेस है यूरेसिल। कह रहा है किस में होता है यूरेसिल, बताइए। कह रहा है डीएनए में नहीं होता है, आरएनए में होता है। अब यहां से आपको कॉन्क्लूजन क्या पता चल रहा है वो सुनिए। कह रहा है सर डीएनए और आरएनए सिमिलर किन मामलों में होते हैं, दोनों में समानताएं किस मामले में होती हैं? कह रहा है दोनों में फॉस्फोरिक एसिड एक जैसा होता है, दोनों में प्यूरीन बेसिस एक ही जैसे होते हैं क्योंकि एडेनिन गुआनिन दोनों में है, दोनों में एडेनिन गुआनिन होता है और दोनों में साइटोसिन भी होता है। इन मामलों में बताइए, यहाँ पास में लाइब्रेरी है सामने, इन मामलों में डीएनए आरएनए सेम होते हैं। कह रहा है दोनों में डिफरेंस किस मामले में होता है? तो दोनों में डिफरेंस शुगर के मामले में होता है, शुगर के मामले में होता है। एक में डीऑक्सीराइबोज, दूसरे में राइबोज। दोनों में डिफरेंस बेस के भी मामले में होता है, और बेस में भी प्यूरीन बेस के मामले में नहीं, पाइरिमिडीन बेस के मामले में डीएनए के पास थायमीन होता है, आरएनए के पास यूरेसिल होता है। डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज समझ में आया? बोलो तो। Yes, sir. Yes, Sir. yes, sir. एक क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए? पहला है एडेनिन, दूसरा है गुआनिन, तीसरा है, ध्यान दीजिएगा, थाइमीन, चौथा है साइटोसिन। बताइए क्या नहीं होता है डीएनए में? थियामाइन। I mean. किसको लग रहा है कि क्वेश्चन ही गलत है, सारे ही होते हैं? गलत है सर सर, सारे ही होते हैं। सारे सर थर्ड ऑप्शन नहीं होता है। सारे होते हैं सर, क्वेश्चन गलत है। Thiamine थर्ड की ऑप्शन नहीं spelling होता। गलत। नहीं नहीं बिल्कुल आप सर लोग थर्ड सही ऑप्शन कह नहीं रहे हैं, होता। क्वेश्चन ही गलत है। भाई साहब यस सर। महाराष्ट्र पीएमटी में पूछा हुआ है, समझे, और आप ही के जैसे बच्चों के लिए पहले भी पढ़ाए हैं। देयर आर सम कंफ्यूजिंग पेयर्स इन योर जूलॉजी, और उनमें सबसे फहरिस्त में सबसे पहला नाम था इन्यूलिन वर्सेस इंसुलिन का। आप ही लोग जैसा बच्चा जाके कहा था कि उसमें एस छूट गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, और इंसुलिन हार्मोन होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, प्रोटीन होता है वो। इन्यूलिन वर्सेस इंसुलिन पढ़ाए हैं तुम लोगों को? यस सर। यस सर। दूसरा कंफ्यूजिंग पेयर सिखाए हैं, दूसरा कंफ्यूजिंग पेयर तुम लोगों को सिखाए हैं। कौन सा दूसरा कंफ्यूजिंग पेयर सिखाए हैं? हिरुडीन वर्सेस हेपेरिन, दोनों एंटीकोगुलेंट हैं, एक तुम्हारे ब्लड में होता है, एक लीच के सलाइवा में होता है, जानते हो। तीसरा है थायामीन। दिस थायामीन इज नॉट अ नाइट्रोजेनियस बेस। अरे तुम्हारे थायामीन का जरा एग्जांपल देखो तो क्या है, तुम्हारे थायामीन का एग्जांपल देखो क्या है, नेक्स्ट स्पेलिंग क्या है, सॉरी। THY. THY। और ये कौन सा थायामीन है? THI. THI। ये is not a base but a famous vitamin, but a विटामिन। जानते हैं कौन सा विटामिन है ये है विटामिन B1। विटामिन B1 का भी नाम थायामीन है, तुम्हारे बेस का नाम थायमीन है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन थायामीन एंड थायमीन। गलती से भी गलती नहीं कीजिएगा ना आप। तो क्वेश्चन पे जरा नजर, हाँ हाँ बोल लीजिए। सर उन्होंने वर्ड मतलब जानबूझकर गलत लिखे होते हैं। जानबूझ के गलत नहीं लिखा होता है, इसी को तो इंटेलिजेंसी टेस्ट कहते हैं। गलत कहाँ है, वो तो सही ही है, पूछ तो लिया। हाँ तो हमें क्वेश्चन, कंफ्यूज कर लेते हैं, हम तो हाँ सोचते कि ये थायामाइन लिखा होगा तो उन्होंने। जो आपको पता है वो पूछ लेंगे तो फिर तो मजा ही खत्म हो जाएगा ना।
फिर तो मजा ही खत्म हो जाएगा पेपर का। सर हाँ बोलिए। सर ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा कभी। नहीं देखा? ऐसे ही तो पूछे जाते हैं महाराष्ट्र मेडिकल में। जैसे पहले क्या होता था ना, नीट तो अभी आया है ना, यूनिफाई तो अब हुआ है ना, पहले स्टेट पीएमटीज अलग अलग हुआ करते थे, ठीक है। जैसे बिहार का एंट्रेंस अलग होता था, महाराष्ट्र का अलग होता था, आपके जेके पीएमटी भी होती होगी, जे जम्मू एंड कश्मीर के कॉलेजेस के लिए अलग एग्जाम होता होगा। फिर ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट यानी एआईपीएमटी होता था। उस दौर में एम्स होता था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पेपर होते थे, जिपमर होता था, एएफएमसी होता था, बीएचयू होता था। तो बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते थे। आज भी इस क्वेश्चन का कोई आउटडेटेड वर्जन नहीं आया है, ये अभी भी फ्रेशनेस है इस क्वेश्चन में। नो डाउट अब तक आपकी नीट में नहीं पूछा गया है, पूछा जाए तो उसमें कोई नयापन नहीं होगा। अच्छी बात है कि आप तैयार हो इसके लिए। चलें आगे। Yes, sir. यस सर। किसी को कोई तकलीफ इस बात में? कंफ्यूजिंग पेयर मैं हर चैप्टर में पढ़ाऊंगा। अब तक मैंने इन्यूलिन इंसुलिन पढ़ाया है, हिपेरिन हिरुडीन पढ़ाया है, थायामीन थायमीन पढ़ाया है। अंतर पता है, समझ भी रहे हैं आप। चलें आगे। सर देखो दो टर्म्स हैं, एक टर्म है बहुत फ्रीक्वेंट टर्म है न्यूक्लियोटाइड, और एक दूसरा बड़ा ही फ्रीक्वेंट टर्म है न्यूक्लियोसाइड। बच्चे इसमें थोड़ा सा क्या होते हैं ना कि कभी कभी परेशान हो जाते हैं। पहले तो जानो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो अभी अभी तुम पढ़ के आए हो कि न्यूक्लियोटाइड जो है तीन चीजों के मिलने से बनता है, बेस शुगर एंड फॉस्फेट। फॉस्फेट। ठीक। कह रहा है सर आपको पता है सर न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है? सिर्फ बेस और शुगर को जोड़ दीजिए ना सर, सिर्फ बेस और शुगर को जोड़ दीजिए। अगेन तुम लोग का मैथमेटिक्स टेस्ट हम लेंगे। सुनो, बेस और शुगर को जोड़ रहे हो तो इस बेस और शुगर की जगह पे तुम लिख सकते हो न्यूक्लियोसाइड, बोलो तो। यस सर। यस सर। सर। प्लस क्या लिख सकते हो? फॉस्फेट लिख सकते हो। फॉस्फेट। तो न्यूक्लियोसाइड में अगर फॉस्फेट जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? Nucleotide. न्यूक्लियोटाइड। जरा इन भाई साहब का भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं। अगर मैं बेस शुगर फॉस्फेट में से फॉस्फेट हटा दूं तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड। इस तरह के मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में आप कभी भी गलती तो नहीं कीजिएगा। बोलिए। नहीं नो सर। कीजिएगा, बहुत अच्छे। नहीं करना है। चलो अब आगे आते हैं, इस पे किस तरह के आपसे सवाल पूछे जाएंगे। गारंटी है जो पूछा जाएगा। अब तक मैं सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं एनसीईआरटी से बाहर नहीं गया हूँ, ना ही अभी मैंने डीएनए आरएनए में हाथ लगाया है। बस न्यूक्लियोटाइड में भी मैंने हाथ नहीं लगाया है। अभी आप चिंता नहीं करेंगे। फिलहाल वापस एनसीईआरटी पे आते हैं। एनसीईआरटी में एक बड़ा ही खूबसूरत बॉक्स दिया है, और उस बॉक्स से एक बड़ा ही बेहतरीन सवाल मेरे को नजर आता है। वो सवाल आपको करवाते हैं। पहले तो जानिए नाइट्रोजेनियस बेस। हमने देखा बेस है, उससे बनने वाले हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोसाइड को, ठीक है। और उस न्यूक्लियोसाइड से बनने वाले देखेंगे हम लोग न्यूक्लिक एसिड को। अच्छा सुनो, बेस मतलब बेस, न्यूक्लियोसाइड मतलब बोलो तो बेस प्लस। शुगर। अच्छा, शुगर तो दो तरह का हो सकता है ना, राइबो एंड, डीराइबो। डीऑक्सीराइबो। ठीक, बात खत्म। उससे बनने वाले न्यूक्लिक एसिड को देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम कराते हैं तुमको। इस लिस्ट को बड़े अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इसको मैं बॉक्स करूंगा अभी। अभी मैं इससे बॉक्स बनाऊंगा। अभी देखिएगा किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। चलो एक बेस का नाम बताओ। मान लो मैं एक बेस कह रहा हूँ एडेनिन, ठीक। तुमने कहा सर 5 ही बेस है ना तुम्हारे पास, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन यूरेसिल, 5 ही बेस है। कह रहे सर एडेनिन बेस है, उसमें शुगर जोड़ देंगे सर, मान लीजिए। अब शुगर जोड़ोगे तो शुगर तुम दो तरह के जोड़ सकते हो, चाहे राइबोज चाहे डीऑक्सीराइबोज। अगर राइबोज जोड़ोगे तो बनेगा एडिनो साइन, अगर डीऑक्सीराइबोज जोड़ोगे तो क्या बनेगा? डीऑक्सी एडिनो। एडिनोसाइन। ठीक है, ठीक है। कह रहा वाह सर एक ही बार में समझ गए। सर अगर उसमें फॉस्फेट भी जोड़ देंगे, न्यूक्लिक एसिड बोले तो बेस शुगर एंड फॉस्फेट, तीनों को जोड़ दोगे, फॉस्फेट भी जोड़ दोगे तो वो बन जाएगा क्या? एक न्यूक्लिक एसिड। उसमें फॉस्फेट तुमने फॉस्फोरिक एसिड जोड़ा है, इट विल बिकम एडिनाइलिक एसिड। आई होप आप समझ गए हैं। और अगर यस। डीऑक्सीराइबोज यूज किए होंगे तो डीऑक्सी एडिनाइलिक बनेगा। समझ में आ रही है बात? बोलिए तो।
सर इधर आइए, दूसरा देख लेते हैं। इसी प्रिंसिपल पे हम बाकियों को तैयार करेंगे। दूसरा है गुएनीन। अच्छा, गुएनीन अगर बेस आप यूज करेंगे तो बनेगा गुएनो। इन सीन दूसरा वाला डिऑक्सी गुएनिसन, बस नाम के बगल में डिऑक्सी लगा देना है। यस और सर अगर उसमें फॉस्फेट भी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? गुएनाइलिक एसिड न्यूक्लिक एसिड। एसिड ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे आते हैं, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर आते हैं। कह रहा तीसरा नंबर सर साइटोसाइन। कह रहा है अब तो बड़ा कंफ्यूजिंग है सर, बेस के ही नाम में साइन लगा है, इससे क्या बनेगा? अगर इसमें हम लोग शुगर जोड़ेंगे तो ये बनता है साइटीडीन। डाइन दूसरा वाला आप कंप्लीट करोगे, और अगर आपने इसमें फॉस्फेट भी जोड़ा है तो ये बन जाएगा साइटिडाइलिक एसिड। आई बात एसिड। समझ में? यस सर ठीक है, चौथा नंबर तो आते हैं। क्योंकि हमें पांच ही बेस से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस तैयार कर रहे हैं ना। जो नेक्स्ट है थायमीन। सुनते रहिएगा। कह रहा है सर थायमीन है तो इससे क्या बनेगा? इससे बनता है बाबू थाइमीडीन, डाइन और इससे बनता है थाइमीडाइलिक एसिड। पूरा फिगर एनसीईआरटी में है। ये पूरा फिगर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बॉक्स की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगर मैं बताऊं तो वो है यूरेसिल। यूरेसिल है तो ध्यान दीजिएगा, इससे बनेगा यूरिडीन, यूरिक और इससे बनेगा यूरिडाइलिक। यूरिक एसिड देखो तुम कहाँ गलती करोगे, मैं अगर मैं बताऊं कि तुमसे गलती कहाँ कराया जाएगा, तो तुमसे पूछा जाएगा साइटोसिन इज अ न्यूक्लियोटाइड, सॉरी साइटोसिन इज अ बेस, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लिक एसिड। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे साइन याद करते हैं, जैसे एडिनिन है, एडिनोसाइन याद रखते हैं, टिक कर देते हैं कि ये क्या है जरा बताइए, तो न्यूक्लियोसाइड है, जबकि वो एक बेस है। उसका न्यूक्लियोसाइड क्या कहलाता है? साइटिडीन कहलाता है। आई बात समझ में सबको? यस सर यस सर तो न्यूक्लियोसाइड के नाम में और बेस के नाम में कंफ्यूज नहीं होइएगा। न्यूक्लिक एसिड को तो आसानी से पहचान लीजिएगा क्योंकि उसके नाम में एसिड लगा होगा। समझ रहे हैं बात को? देखिए सब में एक एक लगा है, एडिनाइलिक, गुएनाइलिक, साइटिडाइलिक, थाइमिडाइलिक, उसको पहचानना आसान है। बेस और न्यूक्लियोसाइड को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बोलिए। यस सर यस Yes, sir. क्वेश्चन तय है, इन्हीं सब जगहों से पूछा जाता है। तो आप अब तक क्योंकि लगातार पढ़ रहे हैं, नॉन स्टॉप पढ़ रहे हैं, मैं आपको 2 मिनट का ब्रेक देता हूँ। एक काम कीजिए, आप बोलो कौन सा पेज मैं रख दूं आपके सामने, ताकि अगर आप उसको देखना पसंद करना चाहते हैं तो देख लीजिए। चलिए, मैं मेरे हिसाब से ये वाला पेज मैं रखूं, ताकि ये ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों को न्यूक्लियोटाइड के बारे में समझना। एक बार इसको रिकॉल कीजिए, तब हम लोग आगे चलेंगे। 2 मिनट का ब्रेक देते हैं, पानी वानी पी लीजिए, फिर आगे पढ़ाएंगे। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। डाउट पूछने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, पूछिए, शर्माइए, घबराइए नहीं। तो अगर अगर हम जैसे मतलब कि फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑफलाइन करवा दे तो ये वाला सब्जेक्ट ऑनलाइन ही रखे तो ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आप आओगे तो 3.5 घंटे के लिए आओगे ना लगातार। तो एक लेक्चर बैठोगे, दूसरे लेक्चर में आपको कौन उठा के हटाएगा बताइए? बट सर मैंने ऑफलाइन करवाना था, बट सर जियोलॉजी मुझे नहीं लगता कि आपसे बेटर कोई पढ़ाता होगा। अरे जूलॉजी तो किसी से भी पढ़ लोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री जहाँ अच्छा लगे वहीं पे जाना। जूलॉजी का क्या ही है, सारे ही अच्छा पढ़ाते हैं।
हालांकि फिर भी ये बात मेरे को जूलॉजी फैकल्टी होते हुए नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी ज़रूरी है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री पे आप लोगों का कमांड हो, क्योंकि नीट वाले बच्चों को ज़्यादा तकलीफें वहीं पे होती है। तो मेरे सब्जेक्ट का क्या है, किसी से भी पढ़ना, कोई दिक्कत हो कभी मेरे से पूछ लिया करना। ऑनलाइन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे साल बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ा है, कोई तकलीफ वाली बात इसमें नहीं होती है। सर अभी हाँ बताइए। सर जो नीट 2022 होगा वो कब होगा? अभी उसका कोई अपडेट नहीं है, इस साल की तो अभी रिजल्ट ही नहीं आई है, कम से कम जुलाई में ही होगा मेरे हिसाब से, अगले साल। जुलाई से पहले तो किसी भी चांस में नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। जुलाई या तो तब अगस्त, तक दो हमें महीने। हो जाएगा? अरे हर साल होता है खातिजा, हर साल होता है। नहीं सर, सिलेबस तो हो जाएगा बट हमारी हाँ, तैयारी हो जाएगी अपनी। आराम से हो जाएगा, हर साल होता है, हर साल बच्चों का अब। डेट मई में है शायद। नहीं नहीं, टेंटेटिव डेट मई में नहीं है। पिछले साल एनटीए ने कह दिया था कि पेपर जो है आगे के 2022 के और 2023 के, अगले 2 सालों के पेपर मई में नहीं हो सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मई में पेपर करवाने के लिए दिसंबर में फॉर्म फिल होता है, दिसंबर में फॉर्म इस बार फिल ही नहीं होगा, दिसंबर में तो थर्ड काउंसलिंग होगा। अभी तो नीट का रिजल्ट नहीं आया यस सर। नवंबर को। तो और जब तक जो ट्रेंड रहा है उसकी मैं बात बता रहा हूँ। और रही बात, जैसे अभी खातिजा कह रही थी कि ऑफलाइन, मैं बताता हूँ। इस बैच में आपको जो टीम मिला है, टू बी ऑनेस्ट अगर मेरे से पूछोगे, आशुतोष सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, यस सर। Yes, sir. यस फिजिक्स यस सर। फिजिक्स फिजिक्स। Sonu, सोनू sir. सर। अरे तुम लोग को सबसे, गांधीनगर सेंटर पे भी आओगे तो शायद इससे बेटर टीम कोई लोग तुम लोगों को ना मिले, ठीक है, सबसे बढ़िया टीम मिला हुआ है। धीरे धीरे ढल जाओगे, चिंता नहीं करो। बॉटनी में तुम लोगों को आदित्य सर पढ़ा रहे हैं, इधर जॉलजी मैं पढ़ा रहा हूँ, कब कोप अप कर जाओगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 2-4 लेक्चर में टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करोगे, सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। अब यहाँ गांधीनगर पे भी आओगे तो इससे बेटर टीम मेरे को नहीं लगता है कि ऑनलाइन में तुम लोगों को मिलेगा, या ऑफलाइन मोड में भी एक आधा बैचेस ही होंगे वैसे जहाँ हमने admission ली है। क्या कह रही है? सर मैंने एडमिशन कच्ची सोनी में ली है। अच्छा, कच्ची छावनी सेंटर पे आपने लिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वहाँ की टीम अलग है, वहाँ की टीम अलग है। कोई बात नहीं है, वो आपके चॉइस के ऊपर है। हमारी ऐसी सारी टीम अच्छी होती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जो ऑनलाइन टीम मिला है वो वन ऑफ द बेस्ट टीम मिला है। आपके अगर कोई सीनियर्स होंगे, अगर आप नाम बताओगे यहाँ पे जो जिन्होंने पढ़ाई करी होगी, वो बता देंगे कि यहाँ क्या है नहीं है। ज़्यादा बेटर गांधीनगर सर सेंटर पे, हाँ। सर जोलॉजी मुझे आपसे ही पढ़नी, मुझे नहीं लगता कि आपसे बेटर भी कोई पढ़ाता होगा। वो तो एक, चलिए मतलब ऐसा नहीं है, जूलॉजी सारी ही अच्छा पढ़ाते हैं यार, मैं क्या ही बोलूँ। सारी ही अच्छा पढ़ाते हैं जूलॉजी, हमारे यहाँ की टीम ही अच्छी है आकाश में। खैर फिर भी आइए आगे चलते हैं। देखिए ये जो चीज़ है, ये मैंने एनसीईआरटी से आपको सिखाया, इस पे आपका कमांड रहना चाहिए। आप कहोगे सर पढ़ाना जा रहे थे आप डीएनए पता नहीं क्या ही पढ़ाने लगे सर, डीएनए का तो नाम भी नहीं लिया है। अभी भी नाम नहीं लेंगे डीएनए का, क्योंकि अभी आपका थोड़ा सा बेस स्ट्रॉन्ग करना है। बेस कैसे स्ट्रॉन्ग करना है तो सुनिए। अभी थोड़ी देर पहले जो आपने न्यूक्लिक एसिड का डेफिनेशन लिखा था, जिसको मैंने कहा था देखने के लिए, आपने लिखा है कि ये न्यूक्लियोटाइड का क्या है, जरा बताइए तो। पॉलीमर है। अब पॉलीमर है, पॉली पॉली मतलब बहुत सारे हैं। पहले तो आपने न्यूक्लियोटाइड बनाना नहीं सीखा, आपने सिर्फ ये सीखा कि न्यूक्लियोटाइड में होता क्या क्या है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड, ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, और इसकी फॉर्मेशन हम लोग 2 लेवल पे पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी 2 मिनट के अंदर आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। हैविंग पीयू बेस, पीयू बोले तो प्यूरी। है, Purine. ठीक, हैविंग पीवाई बेस। कहिएगा सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है। देखो पहले तो न्यूक्लियोटाइड का मतलब बताओ। बेस, सुगर, फॉस्फेट, यही होता है ना न्यूक्लियोटाइड का मतलब, इन्हीं तीनों को जोड़ना है। चलो जोड़ते हैं। तुम लोगों को पता है, चाहे एक न्यूक्लियोटाइड हमें बनाना है, एक न्यूक्लियोटाइड हमें बनाना है, बना के मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लो एक फॉस्फेट बनाते हैं, जैसे ये बनाया मैंने फॉस्फेट, ओ, ओ एच, ओ एच, ध्यान रखिएगा ये भी ओ एच है, सॉरी, एंड दिस इज ओ एच। ये फॉस्फोरिक एसिड हो गया। अब चलो एक सुगर बनाते हैं, एक सुगर मॉलिक्यूल बनाते हैं। लेट्स ड्रॉ सुगर मॉलिक्यूल हियर। ये देखो, ओ, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। कार्बन नंबर 5 पे क्या कीजिए,
आपको पता है कार्बन नंबर 5 पे OH भी होता है, H भी होता है, 2 हाइड्रोजन और 1 OH होता है, पीछे मैंने पढ़ाया है। अब कहिएगा सर आपने सुगर नहीं बताया कि कौन सा है, तो अब कार्बन नंबर 2 डिसाइड करेगा, मर्जी आपकी होगी। आप चाहो तो कार्बन नंबर 2 पे OH लिखोगे तो राइबोज होगा, नहीं लिखोगे तो डीऑक्सीराइबोज होगा। ये सुगर हो गया। कह रहा है सर देखो ये सुगर है, इसमें सुगर में चलो मैं कुछ लिखता हूं, आप बताना इसका मतलब क्या है। ऑक्सीजन का डायरेक्शन है ऊपर की तरफ है, आई बात समझ में? यस सर। कह रहा है सर एक चीज देखो ना सर, दुनिया पानी निकालने पे टिकी हुई है, यहां से लग रहा है सर कि पानी निकल जाएगा, निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा, बोलो तो। Yes, sir. निकलेगा। Yes. सर Yes, sir. हमने फॉस्फोरिक एसिड को और शुगर को जोड़ दिया है, जानते हैं इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? इस बॉन्ड को कहते हैं फॉस्फो Ester bond. ईस्टर बॉन्ड। कह रहा है वाह, एक ही बार में सर समझ गए, आपने शुगर और फॉस्फेट को जोड़ दिया है। कह रहे हैं सर बेस जोड़ो ना सर, लेकिन बेस हमें कौन सा लेना है? प्यूरिन। डबल रिंग होगा या सिंगल रिंग होगा, बताइए। Double ring. ठीक डबल है, रिंग। डबल एक रिंग। डबल रिंग में बेस उठाता हूँ, एक डबल रिंग में बेस उठाता हूँ, देखिएगा बड़े ध्यान से आपके सामने। जैसे मान लीजिए मैंने एक डबल रिंग, आपको बड़ा सिंपल सा तरीका पता है डबल रिंग बनाने का, ये रहा। इससे एक छोटा सा रिंग लगाइए इस तरह से। कह रहा है आपको एक काम करना है, यहाँ पे पोजीशन 1 लेना है, तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6, ये 7, ये 8 और ये पोजीशन है 9। आपको पता है 9th पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन से लगा होता है हाइड्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। 2 बॉन्ड, एक इधर बॉन्ड है, एक इधर बॉन्ड है और एक तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन से लगा होता है। 3 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन। कह रहा है सर हमने ना जो सुगर यूज किया है वो बीटा सुगर यूज किया है, तो इसमें OH ऊपर की तरफ होगा बोलिए तो, और H नीचे की तरफ होगा। हमें लग यस रहा सर। है कि यहाँ भी अपन लोग पानी निकाल ही सकते हैं, करवा देते हैं -H2O। कहता है सर निकल गया पानी। जानते हैं ये बॉन्ड कौन सा बना? इस बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या कहते हैं बोलिए तो? Glycosidic bond. Glycosidic bond. लेकिन कह रहा है सर इसमें नाइट्रोजन के साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना है, इसीलिए इसके नाम में लगा देते हैं N। N बोले तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बड़े आराम से आपने फॉस्फोरिक एसिड को, शुगर को और एक प्यूरिन बेस को जोड़ दिया, आपने एक मोनोन्यूक्लियोटाइड बनाया है। क्या बनाया है जरा बताइए तो? मोनो मतलब एक न्यूक्लियोटाइड बनाया है, मोनो न्यूक्लियोटाइड। आ रही है बात समझ में? यस सर। बोलिए तो। Yes, sir. अच्छा, इसका स्केलेटल Yes. फॉर्म देख लेते हैं, इसका स्केलेटल फॉर्म देख लेते हैं। स्केलेटल फॉर्म इससे भी सिंपल है, देखो ध्यान से। ये रहा पी, पी एक ही बार में स्केलेटल फॉर्म समझ में आ जाएगा। इससे लगा हुआ है बी और इससे ये ब्लू वाला लगा हुआ है, सॉरी इससे लगा हुआ है बी एस और इससे लगा हुआ है ये बी। कह रहा है सर यहाँ पे एक बॉन्ड और यहाँ पे एक बॉन्ड, जरा इस बॉन्ड का नाम बताइए। ये फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड है, पी भी है। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा जरा सेकंड वाले बॉन्ड का नाम बताइए। And glycosidic. And glycoside. एनजीबी Glycosidic. है, एनजीबी है, ठीक है, इसको एनजीबी लिख देते हैं। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. नो सर। एक बात समझो सर, थोड़ा सा बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं एक छोटी सी एक चीज बताऊंगा। ये जो हमारा कार्बन नंबर 5 है शुगर का, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं 5 प्राइम। वो लिखते हैं 5 डैश, उसका मतलब होता है 5 प्राइम, आपने थोड़ा बहुत कभी सुना होगा। और ये थर्ड पॉइंट है, इसको कहते हैं 3 प्राइम। शुगर के पास 2 एंड होते हैं, एक ऊपर वाला जो एंड होता है 5 की तरफ, उसको हम लोग 5 एंड या 5 प्राइम कहते हैं। नीचे वाले को हम लोग 3 प्राइम या 3 एंड कहते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, बोलिए तो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ये सर बताइए। डीएनए बोलिए बोलिए। डीएनए के एंड भी होते हैं ना, एक 3 एंड एक 5, एक 3 डैश, एक इसी से 5 बनते डैश। इसी से बनते हैं, इसी से बनते हैं। अभी जस्ट 2 मिनट बाद वो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा एक ओके बात सर। सुनिए, ये जो मैंने मोनोन्यूक्लियोटाइड बनाया है इसमें कितने पानी के मॉलिक्यूल निकले हैं? 2. 2 तो एक मोनोन्यूक्लियोटाइड बनाने में कितना पानी निकल रहा है?
2. 2 2 एक बात याद रखिएगा, ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा हमेशा नाइट्रोजन कंटेनिंग पार्ट से ही बनेगा। अब नाइट्रोजन होता है 1379 पे, जनरली 9th पोजीशन से ये जुड़ता है, नेचर में उसी तरह से उसकी एग्जिस्टेंस होती है, तो हम अपने हिसाब से नहीं कह देंगे कि सर 1 वाले पे जोड़ दो। जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है उसी फॉर्म की हम बात करेंगे, जो एग्जिस्टेड चीजें हैं उसको हम पढ़ रहे हैं, हम अपने हिसाब से ये नहीं बना रहे हैं, ये इसी फॉर्म में पाए जाते हैं, जनरली 9th पोजीशन से जुड़ा होता है। अब आते हैं, आप कहिएगा सर पीयू बेस वाला भी बना के दिखा दो सर, इधर आइए। अब पीयू बेस वाला तो इससे भी सिंपल है, चुटकियों का खेल है, फिर से बनाते हैं। ये देखिए, एक फॉस्फोरिक एसिड बनाइए, OH बनाइए इधर, इससे एक शुगर जोड़ दीजिए। अब शुगर आपको जोड़ना है तो शुगर आपको जो मर्जी शुगर आप चाहे तो ले सकते हैं। इधर देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन रखिए, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। अच्छा, इन दोनों के बीच में मैंने अभी अभी कार्बन 5 पे यहाँ पे H लिख दीजिए, H लिख दीजिए, OH लिख दीजिए। इन दोनों के बीच में आप बॉन्ड बना दीजिए, यहाँ पे आप बॉन्ड बना दीजिए। बॉन्ड आपको पता है PEB बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है बोलिए तो, PEB बॉन्ड है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इस बार हमें प्यूरीन बेस जोड़ना है, तो प्यूरीन बेस जोड़ना है तो आपको रिंग बनाना होगा सिंगल। कौन सा रिंग बनाना होगा? सिंगल। सिंगल। अच्छा, ये रहा हमारा पोजीशन नंबर 1, उधर से भी लिखोगे तो ये रहा पोजीशन 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कह रहा है थर्ड पे जानते हैं नाइट्रोजन होता है, उस पे होता है हाइड्रोजन, जोड़ दीजिए। थर्ड से ही जोड़ना है आपको, थर्ड से ही जोड़ना है, एक्सपेरिमेंट अपने हिसाब से नहीं कीजिएगा। इधर देखिए, ऊपर OH क्योंकि हम लोग बीटा शुगर यूज कर रहे हैं, नीचे H, यहाँ से भी अपन लोग पानी निकाल सकते हैं, और पानी निकलते ही काम हमारा खत्म हो गया। जो बॉन्ड बना वो बना NGB। आपको पता है NGB बॉन्ड का मतलब, जरा इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, वो इससे भी सिंपल है। ये रहा इसका स्केलेटल फॉर्म, सेम बिल्कुल ऐसा ही इसका स्केलेटल फॉर्म होगा। देयर विल बी P, देयर विल बी S, देयर विल बी B, and the bond is as such like the purine base, and here we got a 5 end and here we got a 3 end। पता है सबको ये सबका नाम वगैरह बोलिए तो। Yes, sir. फॉस्फोडाइस्टर, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो अब जाके आपने एक न्यूक्लियोटाइड बनाना सीखा, लेकिन आपने लिखा था सर ऐसा ऐसा एक नहीं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेंगे तब ना जाके सर हमारा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगा। तो चलिए मैं आपके सामने कोशिश करता हूँ कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाऊं। इसमें किसी को कोई तकलीफ, एक बार ठंडे दिमाग से देख लीजिए। No, sir. अब जाके आपने एक न्यूक्लियोटाइड बनाना सीखा है, चलिए। अच्छा, एक क्वेश्चन कीजिए पहले तो, एक क्वेश्चन करेंगे आप मेरे लिए। क्वेश्चन है बड़ा ही फेमस, मेरा फेवरेट, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। बी बोले तो क्या होगा? Base. बेस ठीक बेस। ठीक। हाँ जी, बनाइए, 2 मिनट का आपके पास टाइम है। अच्छा, एक मिनट, क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है क्वेश्चन में, परेशान हो जाओगे तुम लोग, मन ही मन गाली देने लगोगे कि अभिनंदन जब बताओ गलत ही क्वेश्चन लिख दिया है। इस बार गलत ही था क्वेश्चन। अब बनाइए। डन सर। ठीक है, बाकी लोग भी मेहनत कीजिए। क्वेश्चन में आपके
रट्टा मार दिमाग को देखने के लिए देता ही नहीं हूँ। आप समझ रहे होगे कि क्वेश्चंस में दम होता होगा तभी हम देते होंगे। बस इंटेलिजेंस ही चेक करते हैं, क्योंकि बंदा अगर इंटेलिजेंट हो तो रट तो लेता ही है। रटने वाले बच्चे का दिमाग नहीं चल पाता है, हालांकि चलता है ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप इंटेलिजेंट है तो रटना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, आप उसमें भी ट्रिक्स ढूंढ लोगे। जरूरत पड़ने पे रट भी लेते हो तुम लोग। तो पहले तो अपने लेवल को रेज अप करो, फिर जरूरत पड़ने पे रटेंगे, मॉर्फोलॉजी में रटेंगे। उसके बाद हमारे जूलॉजी के कुछ कुछ डिजीज वाले चैप्टर है, वहां रटेंगे जो रटना होगा। लेकिन जहाँ दिमाग लगाने वाला है, पहले तो दिमाग घिस ले अपना थोड़ा सा। चलिए। यूनिटी नहीं है तो हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है, अब तक सही जवाब आया है। एक क्वेश्चन में क्या था ना, कि ये है शुगर, आपको दिखाई दे रहा है दो चीजें जुड़ी हुई हैं, शुगर और बेस। तो मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। अच्छा, शुगर और बेस जुड़ा हुआ है, तो शुगर और बेस जुड़ने पे कहलाता क्या है स्ट्रक्चर? न्यूक्लियो। साइड साइड। अब न्यूक्लियोसाइड तो 5 तरह के होते हैं, क्योंकि 5 तरह के बेस होते हैं, एडिनोसाइन, गुआनोसाइन, साइटिडीन, यूरिडीन, थाइमीरीन। कहिएगा कौन सा? तो अब आपके पास है क्रैक करने का तरीका। क्या ये एडिनोसाइन होगा? कह रहा सर एडिनोसाइन होने के लिए डबल रिंग्ड बेस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो रिंग है वो कैसा है? सिंगल सिंगल। नहीं होगा। सर गुआनोसाइन भी डबल रिंग्ड है क्योंकि वो प्यूरिन है, लेकिन यहाँ पे बेस जो है सर वो सिंगल रिंग्ड है, ये भी नहीं होगा। कह रहा है कि सर साइटोसिन, देखो ना सर, साइटोसिन तो बेस है सर, ये तो सिर्फ बेस है, ओनली बेस है, बोलो तो। यस सर और यहाँ पे Yes, sir. डबल रिंग्ड Yes. होना चाहिए, यहाँ पे हमारा डबल रिंग्ड बेस होना चाहिए, तभी जाके ये सही होता, तभी ये जाके सही होता। हमारे यूरिडीन में बेस और शुगर, आंसर हो गया यूरिडीन ऑटोमेटिक। बिना बेस लिखे हुए भी आपसे क्वेश्चन का जवाब पूछ लिया जाएगा, बोलो तो। यस सर पूछा जाएगा, गारंटेड पूछा जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट, मतलब इस पे कह लीजिए इस टॉपिक से रिलेटेड ये सबसे खूबसूरत क्वेश्चनों में से एक है, एक्सट्रीम है। आपके पीछे के सारे नॉलेज को ये चेक कर लेगा, ऑटोमेटिक चेक कर लेगा, तो आपको बाकी की चीजें आसान लगेंगी क्योंकि आपने कॉम्प्लिकेटेड चीजों को सॉर्ट आउट किया है। चलिए आगे चलें। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. अब हम लोग आगे चलने के लिए तैयार है। कह रहा है सर एक न्यूक्लियोटाइड आपने सिर्फ जोड़ा, थोड़े और न्यूक्लियोटाइड जोड़ो सर, क्योंकि हमें तो पॉली न्यूक्लियोटाइड बनाना है। हालांकि मैं चाहता था डाई न्यूक्लियोटाइड बनाना, लेकिन कोशिश करते हैं, देखते हैं, जो बन जाएगा वही बनाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ जीएमडी 1 2 3 वाले भी हैं, जीएमडी 1 2 3 वाले हैं, जरा बोलिए तो अगर हैं तो। Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, अरे तुम लोग तो पढ़ पढ़ा के आए हो, तब बोलते नहीं हो, बताओ, बोला करो, पता तो चलना चाहिए। और ये मेरे अंदर नहीं है, आप पढ़ के आए हैं तो कोई कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं है कि हाँ फिर बस सेमिंग करना शुरू कर दिए कि तुम लोग तो पढ़ के आए हो, तुम ही लोग जवाब दो पहले। तो फिर उस बेचारे उस टीचर की भी बेइज्जती हुई जिन्होंने आपको पढ़ाया है। मेरे से तुम पढ़ के गए हो, किसी बैच में गया, टीचर पूप कह रहा है कि तुम बताओ तुम पढ़ के आए हुए हो। ये कोई बात थोड़ी ना होता है भाई, पढ़ के आए तो सारा आप ही को बता दे, तो फिर हम आपके पास क्यों आए हुए हैं? ये इरिलेवेंट होती है। आप लोग मेरे ही स्टूडेंट हो, कहीं से भी आए हो, आकाश में ही पढ़े हो ना, हमारी टीचर से पढ़े हो, तो उससे उस चीज़ पे मैं आपके ऊपर कोई कमेंट ही नहीं करूंगा, इसीलिए मैं यूनिफाइड होके पढ़ाता हूँ। मेरे अंदर देखो, पहली बात ना, मेरे एक चीज़ तुम लोग को सिखाते हैं, कभी भी ना किसी चीज़ को डिस्क्रिमिनेट नहीं करो। अपने अंदर से ना सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना, वो डिस्क्रिमिनेशन की भाव निकालो। जैसे तुम देखोगे कि तुम किसी को किस लेवल पर डिस्क्रिमिनेट करते हो, मैं बताता हूँ। जैसे अपने आसपास चीज़ों को ऑब्जर्व करो, तुमसे कोई कम नॉलेज वाला है तो तुम उसको डिस्क्रिमिनेट करते हो, उसको छोटा समझते हो। कास्ट के बेसिस पे तुम डिस्क्रिमिनेट करते हो, तुम उसको भाषा के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करते हो। अगर कोई हिंदी बोल रहा है, तुम्हारी एसेंट अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, कोई जैसे मान लो मेरे जैसा इंसान बिहारी है, विटामिन बोलते थे, भी तो बोलते ही नहीं थे, विटामिन बोलते थे, और वो बंदा वाइटामिन बोलता है, तो एक जर्नी शुरू करी थी विटामिन से, आज वाइटामिन बोलते हैं। एक जर्नी शुरू करी थी जूलॉजी से, जूलॉजी बोलता था मैं, लिटरली जूलॉजी बोलता था, आज मैं जोलॉजी बोलता हूँ। आज भी मेरे बिहारी दोस्तों को समझ में नहीं आता है कि मैं जियोलॉजी पढ़ाता हूँ या जोलॉजी पढ़ाता हूँ। तो डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं मैंने भी फेस करा। दिल्ली में गया, बच्चे मजाक उड़ा देते थे कि सर आप तो जो जूलॉजी बोलते हो ये जोलॉजी होता है। तो ठीक है, बच्चे मजाक नहीं उड़ाते थे, बट लिटरली कभी कभी फील हो जाता था, क्योंकि ऑब्वियस मैंने बहुत रिस्पेक्ट गेन करी है, ऐसा नहीं है कि कोई इधर सामने से मजाक उड़ा के चला जाए, बट वो चीजें आपको ऑब्जर्व हो जाती है। तुम
मैं एंटरप्रेन्योर बोलता हूँ, तुम आंतरप्रेन्योर बोलते हो, तो ये क्या है? अरे भाई कुछ भी बोलने से मतलब थोड़ी ना बदल जाता है। आप क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो किसी को किसी चीज के बेसिस पे? तुम कश्मीरी हो, जम्मू वाले हो, आउट ऑफ द स्टेट जाते हो, तुम्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। क्यों फेस करना पड़ता है? जस्ट बिकॉज कि तुम जम्मू JNK वाले हो। हम बिहारी हैं, कहीं आते हैं तो हमें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। इन सबसे ऊपर उठ के भी एक डिस्क्रिमिनेशन है। निकलो इंडिया से, एशियन हो ना, चले जाओ किसी यूरोपियन कंट्री में, तुम्हें लोग तुम्हारे स्किन कलर पे डिस्क्रिमिनेट करेंगे भाई साहब। भले कश्मीरी ही क्यों ना हो, गोरे चिट्टे ही क्यों ना हो, डिस्क्रिमिनेट होगे। लोग तुम्हें कहेंगे कि ये एशियन पीपल है। तो डिस्क्रिमिनेशन हमेशा खराब होता है, भेदभाव कभी करना ही नहीं चाहिए। एवरीवन इज ह्यूमन, आपके अंदर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। आप कभी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करो, वो किसी भी बेसिस पे भेदभाव तो करना ही नहीं चाहिए। यहीं से चीजें अब ब्रिंगिंग होती है, यही चीजें तो हम लोग सीखते हैं। आप नहीं तो आप कभी ना कभी अपनी लाइफ में ये चीजें फेस करोगे। देखते हो अमेरिका में कास्ट कुस्ट का लड़ाई ही नहीं है, गोरा काला का लड़ाई है। बताओ भाई, गोरे काले पे लड़ाई कर रहे हो, स्किन कलर पे लड़ रहे हो तुम, क्या मतलब है इसका? सिर्फ इसलिए क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है। पता है, जब हम में कमियां होती है ना, तो सामने वाले को हम एक्सेप्ट करना नहीं पसंद करते हैं। जो गोरे लोग हैं उनको क्यों नहीं चाहते हैं कि ब्लैक वाले भाई अच्छा कर रहे हैं? ब्लैक वाले अगर अच्छा कर रहे हैं तो उनको उससे चिढ़ है। उनको लगता है कि नहीं, हमारी स्किन कलर अच्छी है तो हमारी दिमाग भी अच्छी होगी। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ, अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है, पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कीजिए किसी भी बेसिस पे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे लैंग्वेज है, इसके बेसिस पे क्या ही डिस्क्रिमिनेट करना है यार? इस पे क्या है, जो मर्जी बोलो। कश्मीरी बच्चे सिक्स को सिकस बोलते हैं, मैंने कई बार कहा है। अब उसको मैं मजाक उड़ाऊं बैठ के, भाई तू सिकस क्यों बोल रहा है? हम कौन सा दूसरा तीर मार लेते हैं? हम तो खुद ही बहुत कुछ सीखे हुए हैं। हालांकि टू बी ऑनेस्ट, मेरी एसेंट इंटायरली डिफरेंट रही है। मेरे माँ बाप ने बच्चे से बोर्डिंग स्कूल में डाल रखा था, जहाँ अंग्रेजी ही बोलते थे मैडम लोग। 10th तक इंग्लिश नहीं बोलने पे हमको पेनाल्टी देना पड़ता था। पापा प्रोफेसर थे, अच्छे कॉलेज स्कूल में डाल रखा था उन्होंने। लेकिन फिर भी मेरा जो हिंदी से लगाव है वो कभी छूटा नहीं। और मैंने इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया, बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया। ऊपर से बिहारी हैं तो नेतागिरी में भी रहते थे, DU में जब रहते थे तो थोड़ा नेता नेता टाइप के आदमी भी थे। तो उसमें भी ये सब चीज़ तो होता नहीं है भाई कि आप कर लो भाई, किसी को डिस्क्रिमिनेट कर दो। खैर वो चीज़ें अलग है, अपने अंदर इन चीज़ों को नहीं रखिएगा, वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। फिर भी हम लोग देखते हैं, पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। देखिए ये जो न्यूक्लियोटाइड हम लोग पढ़ेंगे अभी अभी जो पढ़े हैं, इसके आगे हो सकता है ये डाई बन जाए या पॉली बन जाए, वो जगह पे डिपेंड करता है। देखते हैं क्या बन जा रहा है। चलिए बनाते हैं पहले। सिंप्लीफाई करते हैं, बनाते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए ये है एक फॉस्फेट, OH OH OH। अब तुम लोग मेरे ही स्टूडेंट हो, चाहे जिस GMD वाले हो। मेरे को ये सवाल ही नहीं पूछना चाहिए था कि किस GMD के हो तुम लोग, क्वेश्चन ही गलत था। इधर आ जाओ, ये था H, ये था H। इस बार मैं सारी नंबरिंग करूंगा, ठीक है? यहां से निकालो पानी, H2O। बॉन्ड बताओ कौन सा है? EB PEB। फॉस्फोडाइस्टर। अच्छा ठीक है, इधर 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 आते हैं। अब यहाँ पे ना मैं सिर्फ B लिखूंगा, यहाँ पे सिर्फ B लिखूंगा, बेस बनाऊंगा नहीं। तुम चाहो प्यूरेन लिख लो, जो मर्जी लिख लो। यहाँ से भी निकलेगा सर -H2O। हाँ सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। है, मैं वापस शेयर कर देता हूँ, कोई बात नहीं। स्क्रीन शेयर्ड है, बस वो नेटवर्क इशू होगा। कई बार जब बोलते ज़्यादा है तो स्क्रीन बंद हो जाता है। स्क्रीन कहता है आप बोल ही लीजिए, हमको दिखाने का ज़रूरत ही नहीं है। समझ रहे हैं? बहुत नखरेबाज स्क्रीन है। चलिए अब दिखाई दे रहा है, देखिए तो। यस सर। अच्छा, ये जो आपने बनाया है अभी स्क्रीन पे, ये है मोनोन्यूक्लियोटाइड। अब जरा इसके नीचे एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड हम बनाते हैं, वापस एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, बड़े ध्यान। अच्छा मैं ना सारे पोजीशंस इस बार मार्क करूंगा। जरा शुगर को देखो तो, थर्ड पे OH नीचे होगा, बोलो तो, और H ऊपर होगा। सेकंड पे H होगा, और नीचे मैं ना स्टार लिख देता हूं। मर्जी तुम्हारी, OH लिखो या फिर H लिखो। OH लिखोगे तो राइबोज होगा, और H लिखोगे तो डिऑक्सीराइबोज होगा। समझ रहे हो बात को? yes sir Yes, sir. ठीक है, Yes, एक sir. यस काम सर। करते हैं, एक काम करते हैं। ये तो मोनोन्यूक्लियोटाइड है। एक काम करते हैं, जस्ट इसके नीचे मैं फिर से कुछ करता हूँ आपके लिए। होल्ड ऑन। ये है एक, रुक जाइए। दिस इज अ phosphate, and here we got OH, OH, and let me draw a sugar. Here we got O, carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4, carbon 5। और मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको एक बॉन्ड दिखाता हूँ। चलो नहीं, बॉन्ड नहीं, ज़्यादा बेटर रहेगा मैं बना के दिखाऊँ। OH
H, यहाँ से निकालो पानी, यहाँ से निकालो पानी, बॉन्ड का नाम लिखो PB। चलो इस बॉन्ड का नाम लिखते हैं PEB। अच्छा यहाँ लिखो तुम बेस, यहाँ लिखो बेस, बॉन्ड तुम्हें पता है। अब देखो तुम्हारे पास ना दो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड है, मोनोन्यूक्लियोटाइड है, ऊपर वाला भी न्यूक्लियोटाइड, नीचे वाला भी न्यूक्लियोटाइड, दोनों को जोड़ना है, तब तो जाके एक डाई न्यूक्लियोटाइड बनेगा। जोड़ते हैं, देखिएगा जोड़ेंगे कैसे। जरा पहले वाले सुगर को देखिए, ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड में सुगर के पास देखिए OH है, और इन भाई साहब के पास जरा देखिए, थोड़ा इनको हम लोग इनलार्ज करते हैं, इनके पास OH है और इसके पास भी OH है। ऐसा लगता है कि नजदीकियां बढ़ेंगी और पानी निकल सकता है, निकल सकता है या नहीं निकल सकता है? यस Yes, सर। sir. निकल सकता है। जरा इस बॉन्ड का नाम सोचो, बड़े ध्यान से सुनना। फॉस्फेट और सुगर के बीच में बॉन्ड बना है, तो फॉस्फेट और सुगर के बीच का जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड ही कहते हैं, कुछ और नहीं कहोगे, ये फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड ही है। कहोगे सर लेकिन हमने तो एक फॉस्फोडाइस्टर भी सुना है। अब आते हैं फॉस्फोडाइस्टर क्या है। अच्छा जरा ऊपर वाले सुगर को देखो, जो ऊपर वाला सुगर है, इसने कितने फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनाए हैं जरा बता सकते हैं? 1 So दो. दो। दो। एक येलो वाला और एक रेड वाला बनाया है नहीं बनाया है? Yes, Yes, sir. sir. यस अच्छा सर। ठीक ठीक, एक रेड वाला एक येलो वाला। एक बात बताइए, ये भी फॉस्फोएस्टर और ये भी फॉस्फोएस्टर, दोनों को एक साथ कह सकते हो फॉस्फोडाइस्टर? बोलो तो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो किसी एक बॉन्ड का नाम फॉस्फोडाइस्टर नहीं होता है। जब एक ही सुगर मॉलिक्यूल दो फॉस्फोईस्टर बनाए, व्हाट यू विल कॉल इट आउट? Phosphodiester Two bond. diamond. पासपोर्ट अब आइस्टर जरा बॉन्ड। एंड पे आते हैं, एंड पे आते हैं। ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला ये 5 एंड है, नीचे वाला 3 एंड, तो इसका बॉन्ड बना लिया है। तो निचले सुगर पे चले आइए, इसका 3 प्राइम फ्री है, लिख सकते हैं 5 3। Yes, sir. जरा इसका स्केलेटल यस देख सर। लिया जाए, स्केलेटल देख लिया जाए, देख लेते हैं स्केलेटल। चुटकियों का खेल है स्केलेटल। ये रहा P, ये रहा पिंक वाला S, ये रहा ब्लू वाला ग्रीन वाला B। फिर नीचे लिखते हैं P, नीचे लिखते हैं P, ये S, एंड हियर वी गॉट अ B। कह रहा है सर सब ठीक है सर, इनके बीच में भी आपने एक बॉन्ड बनाया था, इस P और S के बीच में ये वाला बॉन्ड। यहाँ आप कह रहे हो 5 प्राइम, यहाँ आप कह रहे हो 3 प्राइम। देखो सर बॉन्ड का नाम लिख देते हैं, दिस इज PEB, दिस इज PEB, दिस इज NGB, दिस इज ऑल्सो PEB, this is also NGB, this is also PEB, this is also PEB. But what we are seeing that both of these PEB are together called as PDB, phosphodiester bond। आई बात समझ में? Yes, sir. बताइए Yes, sir. किसी को कोई तकलीफ? ऑब्जर्व कर लीजिए, बारीकी से ऑब्जर्व कर लीजिए, दोनों फिगर को कोरिलेट कर लीजिए। लगे कि हाँ मैंने कुछ गलत पढ़ाया है तो बताइए। गलत नहीं है, सब सही है। ये क्या बनाया आपने? डाई न्यूक्लियोटाइड बनाया है। यस सर। ऊपर Yes, नाम sir. लिख देते हैं ना डाई न्यूक्लियोटाइड, ऊपर नाम लिख देते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड। मैंने कहा है मैं अब बेसिक से ही पढ़ाना शुरू करूंगा, बिल्कुल बेस है ये, इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकते हैं। अब आपको DNA RNA चुटकियों में समझ में आ जाएगा कैसे, वो मेरी गारंटी है। फिलहाल तो इसको कवर अप कर लीजिए। किसी को कोई तकलीफ? नो सर। कहोगे सर पॉलीन्यूक्लियोटाइड नहीं बनाओगे? अब चलो पॉलीन्यूक्लियोटाइड नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि उसका कारण है। देखो अब तुम लोग सीख चुके हो तो थोड़ा शॉर्टकट में निपटाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड, उसको ना स्केलेटल फॉर्म में दिखा देते हैं, क्योंकि आपका न्यूक्लिक एसिड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ही है, तो स्केलेटल में दिखाते हैं। जैसे मान लो, चलो ये है P, ये है S, ये है B, ये है P, ये है S, ये है B। अब एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, ये 3, ये 4। अब यहां देखो, अभी अभी आपने सीखा है
S और B के बीच में ये एक नया बॉन्ड बनेगा, तब तो जाके ये जुड़ेंगे। S के पास ऊपर 5 और नीचे 3 है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, बोलो तो सर Yes. यस So, सर। है ना। अच्छा, अगर तुमको मन करेगा तो इसका बगल में फिगर बना सकते हो, इधर साइड में जोड़ जोड़ के बना लोगे, ऊपर वाले जैसा रिपीट करते चलोगे, एक के नीचे एक, एक के यस नीचे एक, एक के नीचे एक। मर्जी तुम्हारी, yes, sir. अपनी मर्जी होगी। यस सर। ठीक है, हो गया, ये कहानी हो ये गया। सभी अब जो सर ये जो सभी मोनोन्यूक्लियोटाइड बॉन्ड है, इन सभी के पास सर पीईबी दो पीईबी बॉन्ड है। हाँ, आखिरी शुगर के पास नहीं है, लास्ट शुगर के पास नहीं है, यस सर। क्योंकि लास्ट शुगर का 3 एंड अगर फ्री लिखा है मैंने तो उसके नीचे जुड़ सकता है लेकिन है नहीं। ठीक है, यस सर। ठीक। लास्ट शुगर ने सिर्फ एक फॉस्फोइस्टर बॉन्ड बनाया है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, जरा इस डाई न्यूक्लियोटाइड को फिर से देखिए, जरा इस डाई न्यूक्लियोटाइड को फिर से देखिए और बताइए कि कितने पानी के मॉलिक्यूल निकले हैं। फोर 5। 5. 5. ठीक है, 5 ही निकले हैं, सही बोल रहे हैं जी, जो भी लोग बता रहे हैं सही बोल रहे हैं। अच्छा, अगर तुम इस चीज को अगर गिनना चाहो तो गिन सकते हो। ये अगर, चलो मैं गिन देता हूँ यहाँ पे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और यहाँ भी एक निकला होगा 5। यस Yes, sir. सर। Yes. यस सर। टोटल 5 पानी के मॉलिक्यूल निकले हैं। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। तुम इसको ऐसे भी सोच सकते थे, एक न्यूक्लियोटाइड अकेला बनाने में 2 पानी निकलता है, तो 2 न्यूक्लियोटाइड है तो 2 2 जा 4, लेकिन जब दोनों को जोड़ोगे तब भी तो एक पानी निकलेगा, तो एक 5 निकलेगा। समझ में आ रही है बात? मतलब जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे प्लस एक ऐड कर दीजिएगा। मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि 4 न्यूक्लियोटाइड है, कितना पानी निकलेगा, हालांकि ये आपसे अब नहीं पूछा जाएगा, तो 4 2 जा 8, 8 तो फिक्स है, प्लस एक, अच्छा प्लस, हालांकि हाँ. उसमें ज्यादा हो जाएंगे, उसमें ज्यादा हो जाएंगे, प्लस एक एक बॉन्ड हर बार जोड़ते टाइम में ज्यादा हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को? सर 12। हर 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने में एक ज्यादा हो जाएंगे। हाँ, वो जोड़ के देखना पड़ेगा। अब जोड़ के मेरे को भी चेक करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक बार देख लीजिए। 11 होंगे 11 सर। होंगे, आखिरी वाले में नहीं, 11 होंगे Yes, आखिरी sir. वाले। कर लोगे इस तरह के क्वेश्चंस, मतलब इंटेलिजेंटली अगर यस सॉल्व करना हो तो। ठीक है, यस सर। यस सर। हालांकि तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा। अब हमारे पास टाइम कितना बचा हुआ है? 5 मिनट बचा हुआ है, और पढ़ोगे या जितना ही रहने दे? सर इन स्ट्रक्चर्स पे सर क्वेश्चंस कैसे आएंगे डाई और पॉली पे? इनसे क्वेश्चन आपसे बड़े ही एक्सट्रीम लेवल पे पूछे जाएंगे। इससे आपकी डीएनए आरएनए की फाउंडेशन तैयार हो गई है। अगली क्लास में जब डीएनए पढ़ाएंगे ना, तो आपको बच्चों का खेल लगेगा। क्वेश्चन इन स्ट्रक्चर से नहीं पूछे जाएंगे, क्लियर बात है। ये सिर्फ आपके फाउंडेशन के लिए है, ताकि आपका पिलर स्ट्रांग रहे, आप चीजों को सोच पाओ। आगे जब मैं डीएनए पढ़ाऊंगा तो इनका एप्लीकेशन करूंगा, ठीक है। इन पे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, आपसे शायद ही इन स्ट्रक्चर्स पे क्वेश्चन पूछे जाएं। ये सिर्फ आपके डीएनए आरएनए के बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। अच्छा चलो, मैं ना एक चीज पढ़ाता हूँ। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हायर न्यूक्लियोटाइड। हायर, 5 मिनट और पढ़ा देना, 2 बजे तक टाइम है हमारा। Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, हायर न्यूक्लियोटाइड क्या है? तो इज जनरली एक न्यूक्लियोटाइड में एक ही फॉस्फेट होता है ना, एक ही फॉस्फेट जोड़े थे ना। ठीक Yes, है, sir. इज न्यूक्लियोटाइड हैविंग मोर देन 1 फॉस्फेट। अच्छा, ये मोर देन 1 लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये दिस इज मोर देन 1। अभी आपको दिखाते हैं, चलिए पहले बना के ही दिखा देते हैं, ज्यादा इसमें क्या ही तामझाम है। इसका एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, जैसे चलो मैं बनाता हूँ इसको, ज्यादा बेटर रहेगा। चलो ये शुगर है मान लो, इधर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो ये शुगर है, ठीक, ऑक्सीजन है, कार्बन नंबर इधर से लिखते हैं C1, C2, C3, C4, C5, ठीक है, ये शुगर है। अच्छा, इस शुगर पे मैं क्या करता हूँ, कार्बन नंबर 1 पे एक बेस जोड़ता हूँ। अच्छा, वो बेस जो है वो एडेनिन होगा। कौन सा बेस है बोलो तो? एडेनिन एडेनिन। एडेनिन। ठीक है, तो और ये शुगर है, ये शुगर है, दिस इज शुगर। अच्छा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो दोनों साथ में क्या कहलाएंगे बोलना? एडिनो, Nucleoside. ठीक है, एडेनिन डाई। एडिनोसाइन, साइन साइन साइन। इस पे हमें फॉस्फेट जोड़ना है, फॉस्फेट जोड़ना है ना, इधर देखो OH H
H। फॉस्फेट जोड़ना शुरू करते हैं। यहाँ देखो, ये देखो PO, अच्छा ठीक है इसको ऊपर रखते हैं, यहाँ जोड़ते हैं PO OH OH OH, ये एक बॉन्ड बना, पानी निकला। Here we got a bond and got a water molecule minus H2O। ये मोनोफॉस्फेट है। ये क्या है? एडिनोसाइन। यहां तक अगर मैं तुमसे पूछूं, ध्यान देना, अगर मैं इन तीनों तक पूछूं, ध्यान दीजिएगा, इन तीनों तक, तो दिस इज एडिनोसाइन। क्या है ये? एक ही फॉस्फेट है ना, बोलो तो, Yes, sir. मोनोफॉस्फेट। इसी को तुम क्या रिप्रेजेंट करते हो? AMP रिप्रेजेंट करते हो, बोलो तो। Yes, sir. अब आते हैं, मेरा Yes, मन है sir. एक और फॉस्फेट जोड़ने का, एक और फॉस्फेट जोड़ देते हैं इधर। देखिएगा ध्यान से, OH OH OH। जानते हैं यहाँ पे भी ये फॉस्फेट जुड़ सकता है -H2O। यहाँ पे भी निकल गया -H2O। अब दो फॉस्फेट आपने जोड़ दिया है, द होल कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज, दिस होल कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज, ध्यान दीजिएगा, क्या कहलाएगा, बोलो तो। एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। Diphosphate. जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, बोलो तो। ADP। अच्छा, जैसे ही आपने एक से ज्यादा फॉस्फेट जोड़ा, ये हायर न्यूक्लियोटाइड बन गया। यस Yes, sir. एक और जोड़ देते हैं, एक और जोड़ देते हैं, एक और जोड़ते हैं, यहां से भी अपन लोग पानी निकाल सकते हैं। ये जोड़ दिया H2O। अब तो 3 जोड़ दिया। अब इसे कहेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, अब इस पूरे के साथ हम लोग क्या कहेंगे इसको? And triphosphate. एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ATP। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ATP। कुछ चीजों को ऑब्जर्व करो, तुम बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करोगे। अगर यहाँ जो बॉन्ड बना है, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे जो बॉन्ड बना है, ये वाला बॉन्ड, ये बना है POP बॉन्ड। यहाँ भी जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड बना है POP बॉन्ड। देख रहे हो, POP बॉन्ड बना है, एक ऑक्सीजन शेयर हुआ है दोनों फास्फोरस के बीच में, देख रहे हो। Yes, sir. Yes. यस सर। देखो, ये जो सेकंड फॉस्फेट जुड़ा है और जो थर्ड फॉस्फेट जुड़ा है, इनके बीच में ये जो POP बॉन्ड है, फर्स्ट वाला नहीं, फर्स्ट वाला तो शुगर से जुड़ा है, फर्स्ट वाला शुगर से जुड़ा है, ये सेकंड और थर्ड वाले हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड हैं। ये हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड है, इनको तोड़ोगे तो एनर्जी बहुत ज्यादा मिलती है, पहली बात तो ये। अब कह रहा है सर ये हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड क्या होता है, तो मैं आपको समझाता हूँ, इनके बारे में मैं डिटेल में समझाता हूँ। पहले ये मोर देन मिटाने दीजिए, क्योंकि इससे दिक्कत हो रही है। ये आप समझ जाओगे कि इसमें मोर देन है। ये दोनों क्या है, तो ये दोनों जो है, दिस आर हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। ये हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड है, ये हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड है। क्यों हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड है? अच्छा एक चीज समझो, जैसे जो मैग्नेट्स होते हैं वो चिपक जाते हैं अपने आप, ऑपोजिट चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, प्लस और माइनस अट्रैक्ट करेगा। मान लो दो निगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहा है, लेकिन फिर भी तुमने उन दोनों को पकड़ के रखा है। जैसे मान लो दो बच्चे हैं, दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, फिर भी तुमने दोनों को पकड़ के रखा है। तो पकड़ के रखने में, दोनों को पकड़ के रखने में एनर्जी ज्यादा खर्च होगा। दो लोग जो तुमसे चिपक ही जाना चाहते हैं, उनको कोई एनर्जी खर्च नहीं होगा पकड़ने में, लेकिन जो लोग दूर भाग रहे हैं उनको पकड़ के रखे हो तो एनर्जी ज्यादा लगती है। तुम्हें पता है इस फॉस्फेट पे जो P है, दोनों P पे निगेटिव चार्ज होते हैं, और दोनों निगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और रिपल्सन के बावजूद भी आप उनके बीच में POP बॉन्ड बनाते हो, तो हाईली अनस्टेबल बॉन्ड होता है। बॉन्ड बनता जरूर है, लेकिन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्सन बनता है, जिस अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्सन बनता है, जिसकी वजह से इसमें एनर्जी ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है सेकंड और थर्ड में एनर्जी क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि दोनों P पे कौन सा चार्ज होता है? Negative. नेगेटिव। तो Neg- आर फॉर्म्ड अगेंस्ट फोर्स ऑफ, अच्छा ये क्यों है, इसका जवाब हम बता रहे हैं कि क्यों हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड है। तो आर फॉर्म्ड अगेंस्ट फोर्स ऑफ रिपल्सन, बिकॉज
बोथ P हैव कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। अच्छा, ये बॉन्ड बनता है आपकी बॉडी में, बनता है, लेकिन अनस्टेबल बॉन्ड है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि दोनों पे निगेटिव है। जुड़ जरूर जाता है लेकिन फिर टूट जाता है। तो जब जब टूटता है तुम्हारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। दैट्स वाई एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ लिविंग सेल्स। बनता है, टूटता है, ये बॉन्ड बनता है, टूटता है, हाईली अनस्टेबल बॉन्ड है। बन जरूर जाता है लेकिन टूट भी जाता है, तो एनर्जी भी मिलती रहती है। अच्छा, ये एटीपी है। ऐसे ही मान लो अगर तुम बेस गुआनिन यूज करोगे तो जीएमपी मोनोफॉस्फेट, जीडीपी डाइफॉस्फेट, जीटीपी ट्राइफॉस्फेट, अलग अलग बेस के हिसाब से अलग अलग नाम लिख सकते हो। इसके एग्जाम्पल में एटीपी आ जाएगा, एडीपी आ जाएगा, जीडीपी आ जाएगा, जीटीपी आ जाएगा। इसी तरह से क्या लिख सकते हो? यूटीपी लिख सकते हो, यूडीपी लिख सकते हो, बोलो तो। यस सर। सीडीपी और सीटीपी लिख सकते हो। सबका फुल फॉर्म समझ जाओगे? ईटीसी बोलो। यस यस सर। सर यस हो गया। दिस इज व्हाट हायर न्यूक्लियोटाइड मींस। सबको समझ में आया हायर न्यूक्लियोटाइड का मतलब? यस सर। और ये इसमें एनर्जी करेंसी कौन है तुम्हारी बॉडी का? एटीपी। क्यों एनर्जी करेंसी है? क्योंकि इसके सेकंड और थर्ड फॉस्फेट जो है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्सन जुड़े हुए हैं, हाईली अनस्टेबल बॉन्ड है, जोड़ के रखने में एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है, और अनस्टेबल चीजें टूटती भी तो हैं। स्टेबल होता तो क्यों ही टूटता? इसलिए तो आपकी बॉडी में एनर्जी मिलता है। मैं उम्मीद करूं कि समझ गए हो। यस Yes, सर। sir. फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अभी के लिए थैंक। इस बॉन्ड का नाम भी है फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, नाम है इनका सेकंड और थर्ड वाले का। चलिए मिलते हैं। नहीं, फॉस्फोइस्टर नहीं नाम है, फॉस्फोइस्टर तो पहले वाले का नाम है। उनका बॉन्ड का नाम है, मैं बता दूंगा नाम, मैं मिस कर रहा हूँ, अचानक से दिमाग से मिस कर गया है, बता दूंगा। खैर बॉन्ड का नाम छोड़ो, कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। यस सर Yes, sir. Yes, sir. यस सर सेकंड और थर्ड फॉस्फेट फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड यस बना है, सर। फर्स्ट वाला शुगर के साथ बना है, वो अनस्टेबल नहीं है, वो स्टेबल है। सेकंड और थर्ड यस सर। अनस्टेबल। मिलते हैं अगली क्लास में, नोट्स में शेयर कर दूंगा। अभी के लिए थैंक यू ऑल। कुछ पूछना है बेशक पूछ लीजिए, और जाइए बाकी लोग। थैंक यू सर थैंक यू ऑल, हैव अ गुड थैंक डे। यू सर। Yes, sir. थैंक सर यू हमें सर सर आपके नोट्स के अलावा सर एक्स्ट्रा कहाँ से करना है? क्या कह रहे हो? सर आपके नोट्स तो हम कर रहे हैं सर, एक्स्ट्रा के लिए कुछ नहीं, बस मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं आपको। एक्स्ट्रा थ्योरी के लिए तो कुछ नहीं छूना है। नोट्स मेरा एनसीईआरटी प्लस मॉड्यूल प्लस दुनिया भर की जितनी तामझाम किताबें होती हैं सब कवर कर लेता है। आपको अब इसका सिर्फ एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन में क्या करना है? मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस ढूंढने हैं, टॉपिक बाय टॉपिक। मान लीजिए मैंने आपको अभी लिपिड खत्म किया, तो लिपिड के सारे क्वेश्चन करोगे, चाहे जिस बुक से मन है तुम करो। 11 12 के तुम्हारे सारे क्वेश्चंस लगेंगे, क्योंकि तुमने लिपिड नोट से पढ़ो। बुक चाहे कोई उठा के बनाओ, अच्छा रहेगा आकाश के मॉड्यूल से बनाओ, क्योंकि तुम्हें वही मिला है, दूसरा बुक क्यों खरीदोगे? बेस्ट है वो। समझ रहे हो बात को? यस सर। फिर चले जाओ लिपिड। अब टॉपिक बाय टॉपिक तुम ढूंढो ना। तुम इतना तो पता चल ही गया कि तुमने ये टॉपिक, जैसे कार्बोहाइड्रेट मैंने पीछे पढ़ा दिया है, तो उसके टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन ढूंढ के चाहे जिस मर्जी बुक से बनाओ, देखो कि नोट्स में उसकी थ्योरी है या नहीं। पहले सर पढ़ लो फिर क्वेश्चन। सर मॉड्यूल में जैसे टॉपिक वाइज तो सर कम ही होते हैं ना क्वेश्चंस। नहीं होते हैं, मॉड्यूल आपको एक तरह का नहीं मिलेगा, आपको कई तरह के मॉड्यूल मिले होंगे। एक एम कैप्स करके किताब मिली हुई है, यस सर। मेडिकल कैप्स, वो बनाइए। Yes, sir. वो भी तो मॉड्यूल ही है, वो क्वेश्चन का ही तो बुक है। वो भी देखने के लिए थोड़ा ना दिया गया है। उसमें एक एक टॉपिक पे भाई साहब 10 10 15 15 क्वेश्चन होंगे। प्लस मॉड्यूल बना रहे हो, प्लस मॉड्यूल में तीन लेवल के क्वेश्चंस होंगे, 4 लेवल के, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, प्रीवियस ईयर होगा, प्लस एम यस कैप्स सर। बना रहे हो। तो अकेले कार्बोहाइड्रेट पे अगर सारे सिर्फ आकाश के बुक्स की बात करोगे तो कम से कम 30 क्वेश्चन निकल जाएंगे। 30 क्वेश्चन कर ले रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ ही ले रहे हो, थ्योरी पढ़ ही ले रहे हो, इससे ज्यादा क्या करना है? फिर टेस्ट होगा ना, एफटी होगा, एआईटीएस होगा, मतलब उस पे होता है ना एकदम फिनिशिंग टच तुम्हें दिया जाएगा। इतनी बार टेस्ट दोगे कि क्वेश्चंस वेरिएबिलिटी मिलेगी। मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं आते हैं टेस्ट में, फ्रेश आता है क्वेश्चन हर बार। समझ रहे हो बात को? यस सर। सर नोट्स भेज देना। हाँ, नोट्स में भेज देता हूँ, अभी जस्ट मैं अपलोड करता हूँ नोट्स क्लास के बाद। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जाइए आप लोग। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल। थैंक यू। चलो भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। लीव कर दो। हाँ बताइए। सर वो
वो मैंने आपको रिकॉर्डिंग करने के लिए कहा था ना लास्ट क्लास में, तो आपने कहा हाँ। था जब हो गया मुझे बता देना। मैंने मैं कर कर दिया रही है थी। रिकॉर्डिंग, कर दिया था ये क्लास का रिकॉर्डिंग। सर आपने कहा था ना जब मैं नोट कर लूँ या वो पढ़ लूँ तो आपको बता दूँ, आपको डिलीट करनी है वो, मैंने कर दिया था।